गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह का पहला नमस्कार, आपको ढेर सारा आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि कल के टर्न पे एनएलएम का सेकंड लेक्चर था और आज हम लोग एनएलएम थर्ड लेक्चर यानी लगभग लगभग एनएलएम के लास्ट लेक्चर में प्रोसीड कर रहे हैं। और आज के डेट पे जो नई कॉन्सेप्ट पढ़ाई जाएगी, मतलब जो नई कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे उसमें केवल स्यूडो फोर्स एप्लीकेशन है और जो बाकी चीज़ें हैं उनमें जो कुछ आज सेलेक्टेड क्वेश्चन जो जेई मेंस के या एम्स के या लास्ट ईयर नीट के हैं उनको भी जरा डिस्कस करेंगे, तो उन्हें पहले प्रायोरिटी दे रहे हैं। बाकी जो होमवर्क डेस्क थी, जो पीडीएफ असाइनमेंट था, उसको इसके तुरंत बाद, ये 4-5 क्वेश्चन है सेलेक्ट करके, तो फिर इसके बाद वापस पीडीएफ पर आते हैं। तो सबसे पहले तो रूपम, श्वेता, प्रतिभा, सबको गुड मॉर्निंग बच्चों। आदर्श गुड मॉर्निंग, अवंतिका, विमलेश, शिप्रा केशरवानी, सौम्या, प्रतिभा यादव, एएस चक्रवर्ती, सौरभ अग्रहरी, पवन, फैजल शाह, श्रेयांश, भरत कुमार यादव, नमस्ते सर जी। संजय कुमार गुड मॉर्निंग बेटा। सभी को सुबह का पहला नमस्कार स्वीकार हो, ढेर सारा आशीर्वाद। अंकित, गोथवाल, अदनान, महेंद्र, रोहित, दिव्यांशी, पुष्पेंद्र, विकास, मिराज, रचना, अभिपाल, नाजिया फातिमा, प्रिया, शिक्षांत, अभी, प्रवीण, आराध्या, जयश्री, अनामिका, इजहार अंसारी, साना सेठी, प्रिया मौर्य, शिक्षांत, अभी, प्रवीण, लवली, मनुप्रिया, सोनू कुमार, मोहम्मद हसैन, प्रवीण चौहान, विकास प्रजापति, मानसी और समस्त प्यारे बच्चों, प्रभा, अनुभव, आलोक, कल्पना, अंशु, चलो बेटा, वैभव, अंजलि मिश्रा, ठीक है बेटा, अजय, ईशा, चलो, एफडी रघु, साक्षी, सबको गुड मॉर्निंग बच्चों, विमलेश। अब बेटा फटाफट हम लोग चलते हैं। तो आज कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको पहले डिस्कस कर लें और फिर इसके बाद वापस हम लोग अपने पीडीएफ वाले वर्क पर आ जाएंगे, ठीक है। तो एनएलएम बच्चों कल तक हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, एफबीडी बनाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स को इंडिकेट करता है, किसी भी ग्राफ में दो बातें काम की होती हैं, ग्राफ का स्लोप और ग्राफ का एरिया। तो इतनी बातों के बाद अब आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट है, बहुत आराम आराम से चलेंगे, बहुत हौले हौले से। क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जो कि m मास का है, इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत धैर्य चलना बेटा, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से जेई का है, जेई या नीट में से कहीं का है, आई होप जेई का क्वेश्चन है, हाँ जी, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। तो पहले इसे देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे बेटा। पहले 4-6 क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए बेटा। एक्चुअली थोड़ा सा जो भी होमवर्क करते हैं उसमें जो चीजें अच्छी लगती हैं वो लगता है पहले आपको परोस दी जाए। बाकी लास्ट ईयर पेपर्स या लास्ट ईयर क्वेश्चंस में सेलेक्टेड क्वेश्चन तो आज कर ही डालेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन कह रहा है पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ मोमेंटम p। पार्टिकल किसी p मोमेंटम से दौड़ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइम t इज इक्वल टू 0, a force F is equal to kT acts on the same direction of motion of particle during the time interval t so that its momentum changes from p to 3p। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन कितनी सुंदर भाषा में बोलने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया फोटो कुछ ऐसा है कि ये रहा एक स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ में ये रहा आपका पार्टिकल, पार्टिकल का मास हो गया m, पार्टिकल के पास होगी सर्टेन वेलोसिटी सपोज करो v, तो पार्टिकल का डिफाइंड मोमेंटम होगा p और p बराबर क्या कहलाएगा बेटा mv। ये पार्टिकल बखूबी जा रहा था और जाते जाते इसमें एक फोर्स, एक धक्का लगा, वो धक्का लगा इसके मोशन की डायरेक्शन में, ऐसे धक्का लगा और धक्का लगा, उस धक्के की वैल्यू थी f एंड f इज डिफाइंड हियर एज f इज इक्वल टू kt। f इज इक्वल टू kt, kt मींस ध्यान देखो तो फोर्स टाइम के प्रोपोर्शनल है, टाइम बढ़ने के हिसाब से धक्का बढ़ता जाएगा, राइट। अब खैर, तो अगर फोर्स लगा है तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन आएगा तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम चेंज होगा। तो धक्का लगने से कब धक्का लगना कब शुरू हुआ? धक्का लगना शुरू हुआ t इज इक्वल टू 0, और ये इस बॉडी पर जो धक्का है वो लगता रहा t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम तक धक्का लगा, t इज इक्वल टू कैपिटल T टाइम तक धक्का लगा, राइट। और ऐसा होने पर बॉडी का जो मोमेंटम है वो p से बढ़ करके 3p हो गया, मोमेंटम यहाँ पे इसका 3p हो गया। इनिशियली इसका मोमेंटम p था और फाइनली इसका मोमेंटम यहाँ लिख दे रहा हूं बेटा, फाइनली इसका मोमेंटम 3p हो गया,
राइट, इसी बॉडी का जिसका मास m है, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, राइट। अब देखो यहां से एक बात क्लियर हो गई, स्ट्रेट लाइन पाथ पे चलते किसी मास पर धक्का लगने की वजह से उसका मोमेंटम p से 3p हो गया, जबकि टाइम इंटरवल 0 से t टाइम तक दिया गया। इज आस्किंग कि टाइम इंटरवल की वैल्यू बता दीजिए, व्हाट इज कैपिटल T। अब कोरिलेट करो बेटा, मोमेंटम चेंज हो रहा है फोर्स लगने से, क्या दोनों के बीच में आपस में कोई कनेक्शन है? तो दोनों का आपसी कनेक्शन होता है बेटा, अगर आपको याद हो, दोनों का आपसी कनेक्शन होता है, क्या होता है, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, अगर आपको याद है। डिफाइन करो उसको, क्या है, न्यूटन साहब का सेकंड लॉ है, ये कहता है किसी बॉडी पर अगर फोर्स एप्लीकेशन करोगे तो मोमेंटम में टाइम के साथ चेंज आएगा, राइट। लेट्स हैव अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फोर्स की वैल्यू रखो, तो फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम रख दिया जाए, तो ये बच्चों बन जाएगा kt इज इक्वल टू dp अपॉन dt, dp अपॉन dt। मिश्रा जी थैंक यू, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो बन जाएगा dp इज इक्वल टू kt dt। डन बेटा। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, बहुत धैर्य सुनना। एक्चुअली ध्यान से देखो, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, अरे पहचानो क्या बन गया, फोर्स इनटू टाइम इंटरवल, ये इंपल्स कैलकुलेशन हो गई। इंपल्स कैलकुलेशन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, इंपल्स कैलकुलेशन कहां से कहां तक करनी, तो t बराबर 0 शुरुआती टाइम से लेकर t बराबर कैपिटल T टाइम तक टाइम की लिमिट रख दी, और मोमेंटम में जो वेरिएशन हुआ बच्चों वो कहां से कहां तक हुआ, p से लेकर के 3p तक। बहुत धैर्य से, p से लेकर के 3p तक मोमेंटम वेरिएशन हुआ। आई थिंक डन बेटा। हाँ, अनामिका पाल इस ऑप्शन दे रही है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश बेटा। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो dp का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा बेटा, आगे बढ़ा दें, इस लाइन को आगे लिखते हैं, इसे हटा देते हैं। तो बेटा dp का मोमेंटम क्या बन जाएगा, p, और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, लोअर लिमिट p से लेकर के अपर लिमिट 3p तक, एंड दैट इज इक्वल टू k है कांस्टेंट, k है कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ t dt बचेगा, k कांस्टेंट बाहर, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई रोल नहीं, तो t dt जो बचेगा, t dt को इंटीग्रेट करोगे बच्चों तो बन जाएगा t स्क्वायर बाई 2, भाई पावर एक है, एक पावर में एक बढ़ेगा 2 पावर, वही पावर नीचे कॉपी हो जाएगी, और इसमें लिमिट लग जाएगी बेटा टाइम लिमिट फ्रॉम 0 टू कैपिटल T। आई थिंक इट्स डन। नाउ अपर लिमिट रखो तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 3p, माइनस यहाँ लोअर लिमिट रखो दैट इज p, डब्बा बंद, दैट इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई अपर लिमिट रखो बेटा कैपिटल T का स्क्वायर बाई 2, माइनस लोअर लिमिट रखो 0, कोई मतलब नहीं। तो बच्चों ये 0 वाला पार्ट रखो या ना रखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा दे रहे हैं, इसको हटा ही दे रहे हैं, राइट। अब ध्यान से देखो, 3p में p चला गया तो बचा मेरे पास क्या बेटा 2p, एंड 2p इज इक्वल टू k, 2p इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाई t स्क्वायर अपॉन 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आखिरी स्टेप लिखने जा रहे हैं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आखिरी स्टेप लिखने जा रहे हैं, और आखिरी स्टेप हो जाएगा 2 दूनी 4p अपॉन k, तो t स्क्वायर जो कि हमने एक तरफ रोक लिया, t स्क्वायर को रोक लिया, ये 2 दूनी 4p अपॉन k, सो इट इज इक्वल टू 4p बाई k। ऑन रिमूविंग द स्क्वायर यू विल हैव टू ऐड, सॉरी स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, राइट। तो t बराबर कितना आ गया बेटा, रूट के अंदर 4p बाई k, 4 रूट से बाहर आ जाएगा 2 बन के, रूट के अंदर क्या बचेगा, रूट ऑफ p बाई k। तो याद रखें, ऑप्शन दिमाग में रखना है, t इज इक्वल टू टाइम इंटरवल इज इक्वल टू 2 रूट के अंदर मोमेंटम अपॉन कांस्टेंट। ध्यान से देखो, तो मुझे लग रहा है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसका, ये दिखाई दे रहा है यहाँ से झांक रहा है, इसको पूरा ओपन करें तो मन में आंसर रखना ध्यान से, 2p बाई k। तरीका देखिए, ये रहा 2p बाई k, ऑप्शन संख्या सेकंड इज करेक्ट। कोई ऐसा बच्चा इसको लग रहा हो एक बार और एक्सप्लेन कर दिया जाए, कोई ऐसा बच्चा जिसको लग रहा है या नहीं लग रहा है, मैं फिर भी एक बार बता दूं फटाफट कि क्वेश्चन में पार्टिकल का मास दिया था, फटाफट देख लीजिए, तुरंत रफ कर देंगे तुरंत। ये क्वेश्चन में पार्टिकल का मास दिया था, सोल्यूशन के चक्कर में ना पड़े, कॉन्सेप्ट पकड़िए क्या नया मिल रहा। कोई पार्टिकल का मास दिया था, पार्टिकल के पास वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि पार्टिकल m मास का है, स्ट्रेट लाइन पाथ पर चल रहा, शुरुआत में मोमेंटम p है, और इस वक्त ऑब्जर्वेशन का टाइम t बराबर 0, इस पार्टिकल पर एक्सटर्नल एक धक्का लगा f, और उस धक्के की वैल्यू थी f बराबर k मल्टीप्लाई बाई t। धक्का लगने से पार्टिकल एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होने के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंज हुआ, पार्टिकल की मोमेंटम में चेंज हुआ, पार्टिकल का मोमेंटम p से बढ़कर के 3p हो गया, ऐसा होने तक टाइम इंटरवल कैपिटल T लगा, तो t बराबर 0 से t बराबर t तक पार्टिकल का मोमेंटम p से 3p पहुंच गया, और धक्के की वजह से सारा काम हुआ। तो मैं इतनी बात तो दावे के साथ लिख सकता हूं कि बेटा f इज इक्वल टू क्या होता है, dp अपॉन dt, f इज इक्वल टू dp अपॉन dt, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो k मल्टीप्लाई बाय dt इज इक्वल टू dp। बेटा बहुत सरल सी बात है, इधर लिमिट रख देना p से लेकर के 3p तक मोमेंटम का वेरिएशन, इधर लिमिट रख देना 0 से लेके कैपिटल T तक, कैलकुलेशन करोगे ऑप्शन संख्या सेकंड आपको मिल जाएगा, इतने में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक करेक्ट बेटा, क्रिस्टल क्लियर। चलो बेटा शाबाश, बिल्कुल सही। नवीन कुमार नहीं समझ पा रहे हैं सर, कौन सा क्या प्रॉब्लम बेटा, अब क्या समस्या होगी बेटा, बेटा मोमेंटम का चेंज दिया है
तो मोमेंटम चेंज की तरफ मोमेंटम की लिमिट, और फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट एफ, ये बेटा केटी है। एफ की जगह पर जो वैल्यू दी थी, जो फोर्स दिया था, इससे ऊपर याद करो एफ बराबर केटी दिया था, तो यहाँ पे केटी रख लो। अब करो इंटीग्रेशन दोनों तरफ का, इंटीग्रेशन करो तो इंटीग्रेशन करते वक्त के कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ डीपी का इंटीग्रेशन पी, अपर लिमिट 3p माइनस लोअर लिमिट p। डन बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। चलो आगे बढ़ जाऊं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में अगर कोई कसर रहेगी तो अगले क्वेश्चन में पूरी जान लगा दो। ये था जेईई मेंस 2019। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूं, फिर धीरे धीरे स्लाइड कर दूंगा बेटा। इसके बाकी दो ऑप्शन भी देख लो, बाकी दो ऑप्शन 0.1 और 0.4 है, तो मैं यही लिख दे रहा हूं बेटा, ऑप्शन फ्रेम करके 0.1 और 0.4 जो ऑप्शन है मैं यही लिख दे रहा हूं। इसका जो सी पार्ट है दैट इज 0.4 न्यूटन सेकेंड, एंड डी पार्ट जो है इसका दैट इज 0.1 सेकेंड न्यूटन सेकेंड। ठीक, चलो कोशिश करते हैं, आइए कोशिश करते हैं बेटा। आइए अब देखिए, कह रहा है मेरे बच्चों, इसमें बड़ा गड़बड़ काम है। ये ऑप्शन याद रखना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, अब मन में रखना बेटा। कह रहा है गन अप्लाइज अ फोर्स ऑफ एफ ऑन अ बुलेट विच इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू 100 माइनस 0.5 इंटू 100 माइनस 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5t, ऐसे लिख लो। इस बात को, इस स्टेटमेंट को हमने वहां कॉपी कर लिया, ठीक है, इसकी आवश्यकता नहीं। कह रहा है कि एक गन है जो किसी बुलेट पर इस तरह का कुछ फोर्स अप्लाई कर रही है। कहता बुलेट इमर्ज आउट विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकंड, देन फाइंड आउट द इंपल्स एक्सर्टेड टिल द फोर्स ऑन बुलेट कम्स 0। बहुत ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि एक गन इसके अंदर किसी बुलेट पर, ये अंदर यहां कोई बुलेट होगी, हियर समवेयर, इस पे फोर्स एप्लीकेशन कर रही है, और जो फोर्स एप्लीकेशन इस पर हो रहा है वो टाइम के साथ वेरिएबल है, डिक्रीज करता जा रहा है। कैसा फोर्स एप्लीकेशन हो रहा है? इस गन पर लगने वाला जो फोर्स है दैट इज एफ इज इक्वल टू बेटा 100 माइनस 0.5 इंटू 10 की पावर 5t। ये इतना फोर्स लग रहा है। कह रहा है द बुलेट इमर्ज आउट विद द स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। इतना धक्का लगा के गन ने बुलेट को ऐसे बाहर फेंका, राइट, मोमेंटम में चेंज करा के भेजा, इंपल्स लगा के भेजा। देन फाइंड आउट द इंपल्स एक्सर्टेड टिल द फोर्स ऑन बुलेट बिकम 0। कह रहा आप तब तक इंपल्स बताइए जब तक बुलेट पर लगने वाला फोर्स 0 नहीं हो गया। तो कंडीशन पहले ये पता करो कि बुलेट पे फोर्स 0 किस वक्त तक हुआ। अच्छा, फ्रेम मुझे दिख रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हमें एफ दिख रहा है, मैं आपको हिंट करता हूं, हमें एफ दिख रहा है, और एफ का मीनिंग होता है बेटा एफ बराबर डीपी अपॉन डीटी से, एफ बराबर डीपी अपॉन डीटी से हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, हम करेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो एफ मल्टीप्लाई बाई डी बराबर बन जाएगा डीपी। दोनों तरफ हम करेंगे इंटीग्रेशन। बहुत ध्यान सुनना, एफ का फंक्शन दिया है, dt इंटीग्रेबल वेरिएबल है, और dp मतलब चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। एक ही बात है, चाहे इंपल्स निकालो चाहे चेंज इन मोमेंटम, एक ही बात है बेटा। मेरी बात समझ पाए? अब सुनो, जिस तरफ t है उस तरफ t की लिमिट आएगी, तो t की लिमिट रखोगे कहां? जब से फाइंड द फोर्स ऑफ इंपल्स, फाइंड आउट द इंपल्स एक्सर्टेड टिल द फोर्स बिकम 0। तो आपको ये तो पता है कि किसी भी समय सीमा की मापतोल शुरुआत होगी 0 से, लेकिन कब तक उस पर फोर्स लगा ये तो पता करना पड़ेगा। तो फोर्स तब तक लगा जब तक फोर्स 0 नहीं हो गया, तब तक का इंपल्स निकालना है। तो पहले चेक कर ले फोर्स कब 0 हुआ। तो फोर्स जब 0 हुआ होगा तो फोर्स के बराबर 0 कर दो। हमें क्या पता कब 0 हुआ है? फोर्स का वेरिएबल एक्सप्रेशन 0 के बराबर कर दो, वो समय निकल आएगा जब फोर्स 0 हुआ। तो इस बात को 0 के बराबर करो, तो इस नंबर को इधर फेंक दो, तो दिस एम्प्लॉइज 100 बेटा अपनी जगह बचेगा, बराबर ये नंबर इधर ट्रांसफर हो जाएगा, दिस इज 0.5 इंटू 10 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई टी, राइट। आई थिंक डेसिमल हटाओगे इधर 0 बढ़ेगा, राइट। तो यहां से बेटा आ जाएगा t बराबर 1000 अपॉन 5 इंटू 10 की पावर 5, 1 2 3 और 3, ये 2 पावर बच जाएगी बेटा। अब 1/5 मीन्स 0.2 इंटू 10 की पावर 2 ऊपर जाएगा 10 की पावर -2 सेकेंड्स,
0.2 10 टू पावर -2 सेकेंड। आप इसे 2 मिली सेकेंड भी कह सकते हैं, आप इसे 2 इंटू 10 टू पावर -3 सेकेंड, और ये होता है बेटा मिली। तो 2 मिली सेकेंड पे फोर्स 0 हो जाएगा। विद इन 2 मिली फोर्स 2 सेकंड विद इन 2 मिली सेकेंड फोर्स 0 हो गया, फोर्स रिड्यूसेस टू 0। राइट, एनी प्रॉब्लम बेटा? प्रगति प्रिया, कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो चलिए, तो गन अप्लाई करती है फोर्स F बुलेट पर। वो फोर्स जब 0 हो जाए, जब फोर्स 0 हो जाए तब तक का इंपल्स कैलकुलेशन बताना है। इंपल्स का मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इंटरवल। हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें समय सीमा की जानकारी आवश्यक है। शुरुआती समय 0 सेट कर लोगे, कब तक का इंपल्स देखना है, तो तब तक का जब तक फोर्स 0 ना हो जाए, वो टाइम लिमिट पता करनी। तो फोर्स 0 कब होगा वो पता करने के लिए फोर्स को 0 किया, तो टाइम आ गया 2 इंटू 10 पावर -3 सेकेंड। देख लीजिए, इतनी बातें पहले समझ लीजिए। आई थिंक डन बेटा। अब मैं इस बात को यहां से हटा रहा हूं। अब बेटा इस बात को हटा रहा हूं कि फोर्स 0 कब हुआ, ये कैलकुलेशन हमने कर लिया। राइट, तो फोर्स बेटा 0 कब हुआ ये मिल गया हमें, टिल द फोर्स बिकम 0। ये लाइन कंप्लीट हो गई। तो फोर्स बिकम 0 एट t इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 इन टर्म्स ऑफ सेकेंड। राइट, अब देखो तब तक का इंपल्स निकालना है, तो इंपल्स कैलकुलेशन करते हैं। तो इंपल्स कैलकुलेशन कैसे बनेगा? इंपल्स का मतलब बेटा f मल्टीप्लाई बाय dt। बच्चों समझ पा रहे हो ना? अरे इंपल्स इज नथिंग बल्कि इंटीग्रेशन ऑफ f मल्टीप्लाई बाय dt, फोर्स एप्लीकेशन फॉर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम लिमिट 0 से लेकर t तक, और वो t कितना है? t बराबर है 2 10 टू पावर ऑफ -3 सेकेंड। वो देखिए ये लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। f की जगह f की वैल्यू डाल दो। f कितना है बेटा? 100। इंटीग्रेशन के अंदर बेटा 100 माइनस 0.5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5, 100 माइनस 0.5 इंटू 10 टू पावर ऑफ 5 t, ब्रैकेट बंद, मल्टीप्लाई बाय dt, दैट इज इक्वल टू। अब एक बात और समझो बेटा, इंपल्स मींस फोर्स मल्टीप्लाई बाय इंटरवल ऑफ टाइम। फोर्स का फंक्शन रख दिया, इंटरवल ऑफ टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। कब तक इंपल्स निकालना है? टाइम लिमिट तो कुछ होनी चाहिए ना। तो इंपल्स निकालने की टाइम लिमिट है फ्रॉम 0 टू t। तो उसको किया 0 टाइम इंटरवल बेटा कैपिटल T। वो t कितना है? t नथिंग एल्स, t आपको पहले से पता है, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। डन बेटा। आओ इसको ओपन करते हैं। तो बच्चों 100 तो 100 रहेगा ना, तो 100 तो बेटा 100 रहेगा। 100 dt, बहुत ध्यान समझना, दो स्टेप होंगे। 100 dt का इंटीग्रेशन माइनस इस नंबर के साथ t dt का इंटीग्रेशन। तो 100 dt का इंटीग्रेशन बेटा बन जाएगा 100t। ठीक, टाइम लिमिट बच्चों वही चलेगी 0 से 2 10 टू पावर ऑफ -3 तक। बीच में लगेगा माइनस, ये लगा माइनस 0, जो कांस्टेंट नंबर उनके साथ कोई छड़काई नहीं, 0.5 10 टू पावर ऑफ 5 t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2 चाहो तो बाहर लिख सकते हो। टाइम लिमिट वही रहेगी बेटा, 0 से लेकर 2 10 टू पावर ऑफ -3। देख लीजिए, इंपल्स कैलकुलेशन चल रहा, फोर्स का फंक्शन रखा, dt मल्टीप्लाई किया, टाइम लिमिट 0 से उस टाइम तक जब तक फोर्स 0 ना हो जाए। फोर्स एक्सप्रेशन को 0 करके वो टाइम निकाला जब फोर्स 0 हुआ था। इस वक्त फोर्स 0 हुआ था, तो 0 से फोर्स 0 होने तक का टाइम लिमिट, 0 से फोर्स 0 होने तक का टाइम लिमिट। राइट, कोई डाउट तो नहीं? अब जरा देखिए, दैट इज इक्वल टू 100 तो बेटा 100 रहेगा, और धैर्य से कैलकुलेशन करना है, जल्दबाजी नहीं। अपर लिमिट रखो, अपर लिमिट, अच्छा 0 का तो कोई मतलब नहीं होगा, 0 रखोगे तो 0 बना देगा। तो अपर लिमिट रखो, तो अपर लिमिट बन जाएगी बेटा 2 10 टू पावर ऑफ -3, डब्बा 1 माइनस, इसे बहुत तमीज से करो तो 0.5 बाई 2 इंटू 10 की पावर 5। अब बहुत ध्यान से, टी स्क्वायर है तो इस नंबर का स्क्वायर करो। पहले इस नंबर को लिमिट की जगह रखो, टी की जगह रखो, वेरिएबल की जगह। लिमिट पहले रखेंगे अपर लिमिट, फिर रखेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में 0 रखोगे कोई मतलब नहीं, अपर लिमिट रख के स्क्वायर करो। तो 2 10 टू पावर -3 का स्क्वायर करो, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और 10 टू पावर -3 का स्क्वायर पावर मल्टीप्लाई -6 बन जाएगा। बाद में नो डाउट 0 आएगा, लेकिन 0 को कोई इंपॉर्टेंस अब नहीं है। तो ये कैलकुलेबल नंबर बचा, कैलकुलेबल नंबर बचा। राइट, इज इक्वल टू ये बचा बेटा 200 इंटू 10 की पावर -3।
बहुत धैर्य से चलना है बेटा। माइनस, ध्यान से देखो, तो 2 से काटोगे तो 2 बार कटेगा। 0.5 का दुगना बन जाएगा 1, इंटू बन जाएगा 10 की पावर, मेरी बात समझना, 2 से 2 बार 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10, 1, 5 और 6 का डिफरेंस -1। देख लो बेटा, तो आई थिंक ये बन गया बेटा, इट एम्प्लॉइज पावर 3 हटाओगे तो डेसिमल 1 2 3 प्लेस शिफ्ट होगा, तो ये बना 0.2 माइनस, अरे बेटा 6 में 5 गया, 1 बचेगा, 1 पावर बचेगी, और ये बना बेटा पावर हटाओगे तो डेसिमल 1 प्लेस शिफ्ट होगा, तो बचा 0.1। सो आई थिंक बेटा 0.1 न्यूटन पर सेकंड, 1 न्यूटन सेकंड, 0.1 न्यूटन सेकंड। मोस्ट ऑफ यूर करेक्ट मिस्टर स्मार्ट, पवन, अनुष्का लखनऊ, संध्या यदुवंशी, कुमार रवि रंजन। बेटा आंसर 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 अवंतिका, ऑप्शन डी। हाँ बेटा मैथ्स, कुमार रवि रंजन, बिल्कुल मैथ्स है बेटा, और उससे भाग नहीं सकते आप, पूरी जिंदगी मैथ्स है। आप भी अपने जो मन मस्तिष्क में कैलकुलेशन करते हो सब मैथमेटिकल कैलकुलेशन चलते हैं। हम बड़े होंगे तो ये बनेंगे, तो ये बनेंगे, तो इतना पैसा आएगा, तो ये खरीद लेंगे, तो फिर ये करेंगे, अरे छोटे छोटे दिन के कैलकुलेशन। अगर तुम्हारे घर में आप अगर आपके कजिन्स और ब्रदर वगैरह मिला करके 4-5 लोग हैं, तो जो भी चीज आती है, पिज्जा आता है तो उसकी स्लाइस को डिस्ट्रीब्यूट करते हो मैथमेटिक्स लगा के, हर चीज मैथमेटिकल है। अरे अच्छे डॉक्टर बनोगे, इफ यू रिसीव अ गुड पैकेज, गुड अप्रिशिएशन, तो सब कुछ तुम्हें काउंट करना पड़ेगा ना, तो काउंटिंग इज मस्ट बेटा। यस, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। 0.1 0.1 0.1। नहीं बेटा, वेलोसिटी का कोई यूज नहीं, नो यूज ऑफ वेलोसिटी बेटा। जितनी इंफॉर्मेशन दी जाए प्लीज उतनी ही आप उतना ही ध्यान दीजिए, अनावश्यक। हाँ, इस तरह का क्वेश्चन शायद पीडीएफ में था, कौन कह रहे हैं। ठीक है बेटा, रचना बिल्कुल सही है, कुमार रवि रंजन सही, बच्चे सही। आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बढ़ जाऊं तो मैं थीम बता दूं बेटा, पूरे क्वेश्चन की एक बार थीम बता देता हूं। हमको फोर्स की इंफॉर्मेशन दी गई थी, आई रिपीट, हमें फोर्स की इंफॉर्मेशन दी गई थी, फोर्स की, और फोर्स की इंफॉर्मेशन के बाद मुझे चाहिए क्या था, इंपल्स चाहिए था। लॉजिक देखो कितना कितना सरल तरीका। इंपल्स पता करने का मतलब हमेशा बेटा, इंपल्स का मतलब हमेशा चेंज इन मोमेंटम पता करो ऐसा जरूरी नहीं। जितना पूछे, बाई चांस इंपल्स की इंफॉर्मेशन दे करके चेंज इन मोमेंटम पूछे, अच्छी बात है, दोनों बराबर कर दो। केवल इंपल्स पूछे तो केवल इंपल्स का मतलब फोर्स मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन टाइम इंटरवल। अब फोर्स चूंकि अगर कांस्टेंट फोर्स दिया होता तो एफ डेल्टा टी कर लेते, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन में रखनी पड़ती लिमिट, तो शुरुआती लिमिट तो बेटा 0। अपर लिमिट कितनी रखोगे, तो अपर लिमिट वो टाइम है, मैं लिख दे रहा हूं उस बात को, टी वो टाइम, ये वो टाइम है, उस टाइम तक का कैलकुलेशन है, ये वो टाइम है, ये वो टाइम है जब, ये वो टाइम है जब 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 तक उस पर लगने वाला फोर्स, व्हेन टिल द फोर्स बिकम 0, जब तक फोर्स 0 नहीं हो गया। तो चेक करें फोर्स 0 कब हुआ, तो फोर्स का फंक्शन 0 करके हमने टाइम निकाला, और फोर्स का फंक्शन था क्या, देखो जरा सा, 100 माइनस 0.5 इंटू 10⁵ t, दैट इज इक्वल टू 0। फोर्स के फंक्शन को 0 करोगे तो वो टाइम आएगा जो तुम्हें टाइम लिमिट की तरह इस्तेमाल करना है। आई थिंक डन बेटा। चलो, कपिल भैया टेलीग्राम चैनल का नाम क्या आपने, न्यूलाइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बच्चों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का नेम पड़ा है, आप उसमें चले जाइएगा, पीडीएफ भी इसमें मिल जाएगी आपको। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो बच्चों ये 0.1 सी पार्ट इज द करेक्ट, जो भी है मतलब जो लिखा था हमने उसके हिसाब से सही है बेटा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, कैसे कर ले क्या यार, सबको दिखाई दे रहा है, वाओ बहुत अच्छा स्पेस मिल गया बेटा। ये बच्चों विजिबल है, थोड़ा बड़ा करें क्या, थोड़ा बड़ा करें, थोड़ा बड़ा करते हैं, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा, थोड़ा 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 बस। आई थिंक इट्स सफिशिएंट, यस, अब ठीक है, सारे ऑप्शन भी दिख रहे हैं। हाँ बच्चों देखो ध्यान से देखो, चैट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आ गया है, आप लिंक कॉपी कर लेना, बाद में अपना उसको पेस्ट टेस्ट करके आप टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। लिंक में क्लिक करोगे तुरंत पहुंच जाओगे, ठीक है ना बेटा। चले आगे चलते हैं, चले बेटा आगे चलते हैं, थोड़ी रफ्तार बढ़ाते हैं।
नहीं फिर आज के टर्न पे बहुत कम काम कर पाएंगे। पीडीएफ के तो सारे क्वेश्चन हिंट कर देंगे आज, और ये सिलेक्टेड अच्छे क्वेश्चन अगर ये हो गए तो पीडीएफ जरूर हो जाएगी। एक बॉडी ऑफ मास 2 kg स्लाइड डाउन विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और अ रफ इंक्लाइन प्लेन हैविंग अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री। गलती से मत समझना बेटा कि यहाँ रफनेस का डिस्कशन, इसका मतलब हम फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। हाँ ये जरूर है कि फ्रिक्शन कुछ ना कुछ मान करके रख लेंगे, राइट। तो एक बॉडी है मास 2 kg का है। अब ये ना कहते सर फ्रिक्शन पढ़ा है नहीं बेटा, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। अरे एयर ड्रैग का नाम आ जाता है, उसे कंसीडर कर लेते, फ्रिक्शन नहीं कंसीडर करोगे। तो बॉडी ऑफ मास 2 kg स्लाइड डाउन द एक्सेलरेशन 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन हैविंग अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री एंड एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक द बॉडी अप द प्लेन विद द सेम एक्सेलरेशन विल बी। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, और इस प्लेन का इंक्लाइनेशन, इसका जो स्लोप है वो कितना बेटा, तो स्लोप इज गिवन है 30 डिग्री, और इस पर ये बॉडी रखी बेटा, ये बॉडी रखी है, राइट। 2 kg स्लाइड डाउन, ये 2 kg का बॉडी, 2 kg का बॉडी बच्चों स्लाइड डाउन, नीचे स्लाइड कर रहा है, और स्लाइड करते वक्त इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, हैविंग अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री, इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि पहले तो इतनी बात समझो कि अगर बॉडी केवल स्मूथ सरफेस पर स्लाइड करती तो इस बात को हम दावे से कह सकते हैं कि फोटो कुछ ऐसा होता कि 2 kg बॉडी, 2 kg तो नीचे काम करता 2g, 2g का मतलब 2g का मतलब 10, तो 2 10 20, 20 का एक कंपोनेंट इधर काम करता, एक कंपोनेंट इधर काम करता, 20 का जो इधर कंपोनेंट काम करता, अगर ये थीटा, अगर ये 30 तो ये भी 30, तो 20 का इधर आता 20 cos 30, 20 का इधर आता 20 sin 30, और 20 sin 30 कितना बेटा 1/2, 2 से काटोगे तो आ जाएगा 10। तो नेट फोर्स अगर 10 न्यूटन लगता, काश सरफेस स्मूथ होती तो नेट फोर्स नीचे की तरफ 10 लगता, 10 का फोर्स, 2 का मास, एक्सेलरेशन आता 10 बराबर 2 इंटू मास, F बराबर m, a की जगह 5 आ जाता, या फोर्स अपॉन मास बराबर एक्सेलरेशन 5 आता, लेकिन 5 नहीं आ रहा। इसका मतलब इस बॉडी पर स्मूथ स्लाइडिंग नहीं हो रही, बल्कि इसके नीचे खिसकने पर ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शन जैसा एजेंट वर्क कर रहा, फ्रिक्शन जैसी कोई चीज काम कर रही है। तो मैं इस बात को और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर कर दूं ऊपर के दिए हुए पार्ट में। देखिए कैसे, यहां जरूर फ्रिक्शन जैसी कोई चीज काम कर रही होगी जो कि मोशन के अपोजिट होगी, ऐसे काम कर रही होगी। अब इस बात का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। ध्यान से देखो, बॉडी को ड्राइव कौन दे रहा है, तो आपने कहा सर बहुत सिंपल सी बात है, बॉडी का मास या बॉडी का जो वेट है 2g नीचे की तरफ, एक कंपोनेंट हम परपेंडिकुलर टू प्लेन बनाएंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर, और दूसरा अलोंग द प्लेन। 2g के दो कंपोनेंट होंगे, अगर यहाँ एंगल 30 है तो यहाँ भी एंगल 30 होगा। 2g का एक कंपोनेंट इधर आएगा बच्चों, 2g का cos 30, 2g का cos 30, और एक कंपोनेंट इधर की तरफ आएगा अलोंग। ये बच्चों बचपन से पढ़ते हैं प्लीज, अब इस पर क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन मत करना, ये आपके टैलेंट पर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, राइट। एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिट यस राइट। तो 2 kg की बॉडी का 2g वेट नीचे की तरफ, 2g का एक कंपोनेंट 2g cos थीटा, 2g का दूसरा कंपोनेंट अलोंग द सरफेस 2g sin 30। तो बॉडी पर ध्यान से देखो, अलोंग सरफेस की एक्सप्रेशन बना रहा हूं मैं, अलोंग सरफेस का, अलोंग प्लेन या अलोंग सरफेस का अगर हम मैथमेटिकल इक्वेशन बनाए बेटा, तो अलोंग सरफेस का जो इक्वेशन आएगा वो आएगा ड्राइविंग फोर्स दैट इज 2g sin 30, 2g sin 30 नीचे की तरफ, माइनस अपोजिंग फोर्स फ्रिक्शन वाला F ऊपर की तरफ, और ये हो गया बॉडी पर नीचे वाला माइनस ऊपर वाला नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास ma, नेट फोर्स बराबर ma, F नेट बराबर ma। हमने कहा था, कई बार बोला है कि हम पूरी FBD डिस्कस करते वक्त एक ही फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, एंड दैट इज इक्वल टू F नेट बराबर ma। F नेट मतलब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स, तो नीचे का कंपोनेंट माइनस फ्रिक्शन फोर्स, ये बॉडी पर नेट फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो मास की जगह क्या आ जाएगा बेटा, मास की जगह आ जाएगा 2, और एक्सेलरेशन हमको दिया गया बेटा, कितना दिया गया, कितने एक्सेलरेशन के साथ आ रही, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। तो ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, ये कितना हो जाएगा, 2 तो 2 रहेगा, g की जगह 10 हो जाएगा, sin 30 1/2 हो जाएगा, माइनस फ्रिक्शन की जगह f हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 10 माइनस 6 बराबर f। तो f बराबर, फटाफट बोलो बेटा, 4। अरे 6 को इधर ले आओ, 10 में 6 चले गए, बराबर f 4, f बराबर 4, फ्रिक्शन के नाम पर 4 न्यूटन फोर्स काम कर रहा। अब सुनो बेटा, इतनी बात तो डन हो गई, इतनी बात तो डन हो गई, बचा क्या क्या। अब वो कह रहा है कि अगर द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू टेक द सेम बॉडी अप द प्लेन, कह रहा है इसी बॉडी को यदि ऊपर की तरफ घसीटा जाए
तो आओ सेम फोटो बनाते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल 30 डिग्री, बॉडी ये रही, बॉडी का मास कितना 2 kg। ध्यान से देखो नीचे कौन काम करेगा, नीचे काम करेगा 2g, इधर काम करेगा 2g का cos थीटा, इधर 2g का cos थीटा, थीटा की जगह 30, इधर 2g का cos 30, तो पीछे की तरफ 2g का हमेशा की तरह 2g का sin 30। अच्छा अब बॉडी को एजेंट कहां खींच रहा है, ऊपर की तरफ, F एक्सटर्नल फॉर ऊपर की तरफ ले जाने वाला, या ऐसा कहते हैं बेटा ऊपर की तरफ ले जाने वाला फोर्स F एक्सटर्नल कितना चाहिए नहीं पता, लेकिन अब बॉडी में फ्रिक्शन बॉडी के मोशन का हमेशा अपोज करता है। तो अगर बॉडी में मोशन की टेंडेंसी अब अपवर्ड है तो फ्रिक्शन इसमें डाउनवर्ड काम करेगा। अब फ्रिक्शन इसमें बेटा डाउनवर्ड काम करेगा और F के बराबर ही काम करेगा, क्योंकि सरफेस का पेयर सेम है तो फ्रिक्शन भी सेम होगा, राइट। अब देखो मास सेम है, सरफेस का पेयर सेम है, ना म्यू बदलेगा ना mg बदलेगा, राइट। अब देखो जरा बेटा ध्यान से इसका एक्सप्रेशन बनाओ। तो अब बॉडी को नेट ड्राइव मिल रही ऊपर, और एक और अच्छी बात बेटा क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि बॉडी को सेम तरीके से सेम 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर ले जाना है। देख लीजिए एक्सटर्नल फोर्स कितना चाहिए टू टेक द सेम बॉडी अप द प्लेन विद द सेम एक्सेलरेशन, उसी बॉडी को उसी एक्सेलरेशन से ऊपर ले जाने के लिए कितना एक्सेलरेशन की कितना एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है, राइट। आगे बढ़ जाऊं बेटा, अब देखिए जरा, अब इस बात को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख रहा हूं। ध्यान से देखो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, F एक्सटर्नल। इसको अपोज भाई हम तो एक ही बात जानते हैं, हम ज्यादा कुछ जानते नहीं, मुझे बहुत थोड़ी सी फिजिक्स आती है, उतने हम काम चल जाएगा। F नेट बराबर बेटा M मल्टीप्लाई बाई A, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। अच्छा नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, आगे वाला माइनस पीछे वाला, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, क्योंकि फोर्सेस अपोजिट है और वेक्टर क्वांटिटी तो रिजल्टेंट निकालते वक्त उनका डिफरेंस लेंगे। ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, F एक्सटर्नल, ऊपर लग रहा है F एक्सटर्नल, माइनस नीचे कौन लग रहा है, नीचे लग रहा है, पहली बात तो लग रहा है 2g का sin 30, 2g का sin 30। याद करो पिछली बार जो ड्राइव दे रहा था, इस बार वही ड्राइव का अपोज कर रहा है, राइट। माइनस फ्रिक्शन कहां लगेगा, तो फ्रिक्शन पिछली बार भी फ्रिक्शन ड्राइव के अपोजिट था, इस बार भी ड्राइव के अपोजिट है, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा F। ध्यान से देखो आगे वाले फोर्सेस एजेंट का या एक्सटर्नल फोर्स का माइनस पीछे वाला बराबर बन गया नेट फोर्स, और नेट फोर्स बराबर हो जाएगा MA, M मल्टीप्लाई बाई A। अब सारी वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। आइए F एक्सटर्नल पता करना है, F एक्सटर्नल तो पता करना है, माइनस फटाफट रखो, 2 की जगह 2g की जगह पर 10, sin 30 की जगह बेटा 1/2 माइनस F का मतलब फ्रिक्शन, ना मास बदला ना पेयर बदला, फ्रिक्शन हमने निकाल लिया था पहले ही। फ्रिक्शन रगड़ कितनी काम कर रही, 4 न्यूटन, बराबर मास के नाम पर बेटा वही 2 किलो और एक्सेलरेशन के नाम पर वही 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करो कैलकुलेशन, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। तो F एक्सटर्नल बराबर, बहुत धैर्य सुनना बेटा, आंसर एक लाइन में आ गया, खत्म सवाल। इधर कितना बचा, 3 दूनी 6, प्लस इधर से कौन गया 4, प्लस इधर से कौन गया 10, सबका टोटल करो, 6 4 10 10 10 20, 20 न्यूटन की रिक्वायरमेंट होगी इसी बॉडी को सेम सर्कमस्टेंसेस में ऊपर की तरफ ले जाने के लिए। 20 न्यूटन की रिक्वायरमेंट। ऑप्शन संख्या डी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन संख्या डी इज करेक्ट ऑप्शन। आदित्य करेक्शन करो बेटा, आशुतोष करेक्शन करो, अंकित कुमार बिल्कुल सही बात, प्रवीण सही बात, मोनिका सही बात, अंकित कुमार गुप्ता सही बात, मिस्टर स्मार्ट स्माइल मत करिए बेटा, आंसर दीजिए। आशुतोष सरोज बिल्कुल सही आंसर बेटा, सुरभि गुप्ता, अंकित कुमार, मोनिका, रवि, अंजलि, आराध्या, अदनान, स्नेहल उपाध्याय, अनुष्का, स्नेहा, सबके लगभग सही आंसर बेटा। प्रिया, अंजलि, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, अपराजिता बिल्कुल सही बेटा, शाबाश। प्रतिभा, दीपेश, ऑल ऑफ यू हैव डन वेरी वेल। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाजिया फातिमा, श्वेता, दीपेश, अनुष्का, प्रभा, सौम्या, कीर्ति, सूरज कुमार, रवि रंजन बिल्कुल सही बात बेटा, शाबाश। चंद्रभूषण, मानसी क्या क्वेश्चन नहीं समझ आया बेटा? बच्चों अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो कैसे काम चलेगा बताओ? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार। हाँ हालांकि नो डाउट ये शायद नीट या जेईई मेंस से पूछा गया था, है किसी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, लेकिन इतनी कैलकुलेशन तो बेटा आनी चाहिए। पहले आप इस जो बच्चे कर रहे हैं वो इसे कर चुके होंगे, जो नहीं कर पा रहे हो एक बार मैं फिर से पूरी एनालिसिस बता देता हूं बेटा, मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, सब बता रहा हूं। क्वेश्चन का थीम यह है कि हमारे पास एक इंक्लाइंड सरफेस है, आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। क्वेश्चन इज ऑल अबाउट इंक्लाइंड सरफेस। ऐसे फोटो समझो, एक इंक्लाइंड सरफेस
बेटा ये सब जितनी भी चीजें आप सीख रहे हो, भरोसा करो दोबारा कभी नहीं सीखना, क्योंकि अगर ये बार बार सीखते रहे तो यही सीखते रहोगे। ये एक बार थीम हमने पढ़ी, इंक्लाइन प्लेन की हम लोगों ने पीएचडी कर ली, फ्रिक्शन के बिना कैलकुलेशन के अप्लाई करने का भी जनरल आइडिया ले लिया। बात समझ गया ना? बस समझिए। तो सपोज करो बेटा ये इंक्लाइनेशन हमको कुछ थीटा दिया हो और ये बॉडी रखी हो, बॉडी का वेट डाउनवर्ड काम करेगा, वेट के कंपोनेंट करोगे, परपेंडिकुलर टू प्लेन जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg का cos थीटा, अलोंग जो कंपोनेंट आएगा mg का sin थीटा। अगर ये अलोंग प्लेन चलेगा फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, अगर ये नीचे आएगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। अगर यही बॉडी ऊपर जाएगी, बहुत ध्यान से, अगर यही बॉडी सपोज करो ऊपर जाएगी तो अब फ्रिक्शन नीचे लगेगा, अगर बॉडी ऊपर जाएगी। तो करना क्या है, दो अलग अलग इक्वेशन डेवलप करनी। अच्छा इस वक्त नीचे ले जाने वाला कौन है, mg sin थीटा, तो नीचे वाला फोर्स माइनस फ्रिक्शन यानी ऊपर वाला फोर्स बराबर नेट फोर्स, और नेट फोर्स बराबर ma। तो इतना कैलकुलेट कर लो। यहां क्या करोगे, यहां ले जा रहे हो ऊपर, तो ऊपर कोई एजेंट लिए जा रहा होगा तो f एजेंट या f एक्सटर्नल। तो f एक्सटर्नल की जिम्मेदारियां क्या क्या, f एक्सटर्नल के ऊपर एक तो जिम्मेदारी mg के sin थीटा की है, तो एक तो mg के sin थीटा को हरा है, फिर ले जा रहा ऊपर फ्रिक्शन लगेगा, पीछे फ्रिक्शन को हरा है, तब कहीं जाकर के नेट फोर्स बनेगा, और नेट फोर्स बराबर फिर से कर दोगे ma। तो हर बार f नेट बराबर ma करना है। यहां नेट फोर्स है mg माइनस f, और यहां नेट फोर्स है एजेंट माइनस mg sin थीटा माइनस f। अब हर बार ma के बराबर करना है। आई थिंक डन बेटा, कोई डाउट तो नहीं बेटा? नहीं बेटा, नहीं, नो 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 नो, पवन क्या गलती कर रहे हो? अरे बेटा स्मूथ सरफेस होती तो हमें बराबर जी, मैंने पहले ही बताया भाई, आप क्या गड़बड़ करते हो। अगर बेटा फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं होता तो नीचे भाई mg sin थीटा में से मास हटा दो तो g sin थीटा, एक्सेलरेशन बचा। स्मूथ सरफेस में नीचे इंक्लाइन द प्लेन, स्मूथ सरफेस में अलोंग द प्लेन जो एक्सेलरेशन बचता है वो होता है g sin थीटा। लेकिन स्मूथ नहीं, रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस के केस में आपको नेट फोर्स देखना पड़ेगा, नीचे वाला mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन, तो एक्सेलरेशन रिड्यूस हो जाएगा। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन 5 नहीं है, एक्सेलरेशन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा, और फ्री फॉल करते अगर वो स्मूथ सरफेस पे स्लाइड करेगा तो g sin थीटा, g sin 30 का वैल्यू 1/2, तो 5 आएगा एक्सेलरेशन। डन बेटा, क्लियर है, नो डाउट। चले आगे। समरजीत वर्मा सर हिंदी में। बेटा आनत तल पर रखे द्रव्यमान, आनत तल पर रखे द्रव्यमान का नीचे गिरना, उसके लिए हम लोग जो उसका त्वरण है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। अब बेटा किसी क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो शुरुआत से हिंदी बोल देंगे, लास्ट में हिंदी बोलने का फिलहाल कोई मतलब नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अच्छा सवाल बेटा, सेकंड लास्ट है शायद, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, 2 3 4, चलो कोई बात नहीं, फटाफट खत्म करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। ये कैसे, पहले भी कोई था, ये आ गया ना बेटा 20 न्यूटन, तो इसका ऑप्शन संख्या ये डी सही था बेटा, ये वाला, दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मास ऑफ, पढ़ लीजिए पढ़िए दिव्यांशी सचान, यू ऑल आर स्माइलिंग, उमेश कुमार, सुरभि गुप्ता, चले बेटा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मास ऑफ 10 kg सस्पेंडेड vertically by a rope from a roof, when the horizontal force is applied, horizontal force is applied on the rope at some point, it deviates by an angle of 45 degree at the roof point। कह रहा कि अगर सस्पेंडेड मास इक्विलिब्रियम में हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड कितना है। बेहद ही लजीज और बेहद ही टेस्टी सवाल, और बहुत ही अच्छा छोटा सवाल। ये सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट या रूफ कह लो, ये आप कह लीजिए बेटा ये आपकी रोप है, ये इस पर सस्पेंडेड मास है, देख लो अच्छे से, 10 kg का सस्पेंडेड मास है, 10 kg, तो नीचे कौन काम करेगा बेटा, अरे m मास अगर हैंग कर रहा हो तो mg काम करता है, 10 है तो 10g काम करेगा, g की वैल्यू 10 लोगे तो 10 10 जा 100 न्यूटन का फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। ये इनिशियल फोटो है। अब इसके किसी पॉइंट पर, एट सम पॉइंट, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स ने काम किया। सपोज करो हॉरिजॉन्टल फोर्स बेटा F था, और उसने इस प्रकार से काम किया कि ये धागा अपनी ओरिजिनल लोकेशन से डेविएट हो गया, ऐसे यहां पहुंच गया, ऐसे
ऐसे कहीं पहुंच गया, फोर्स ऐसे लगता रहा, ऐसे फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगा, ऐसे फोर्स लगा कि धागा यूं टेढ़ा हो गया, जो हॉरिजॉन्टल धागा था ये यूं टेढ़ा हो गया बेटा, ऐसे पहुंच गया, राइट, ऐसे पहुंच गया। अब इसका वर्टिकल से रोप डेविएटेड बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द रूफ पॉइंट। रूफ पॉइंट पे जो आपकी रोप है, हालांकि स्पष्ट करना चाहिए कि वर्टिकल से 45 डिग्री डेविएट हो गई, 45 डिग्री। अब देखो कॉमन सेंस वाली बातें बच्चों, बहुत सिंपल बात समझना। अच्छा ये बताओ, पहले केवल mg था, mg था, वेट था, ऊपर टेंशन था, तो mg को कौन बैलेंस कर रहा था? टेंशन। तो इस पॉइंट पर तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन बहुत सिंपल है, T ऊपर की तरफ बराबर mg नीचे की तरफ। Upward force is well balanced by downward force, so net force on it is equal to 0, so it is in condition of equilibrium। जब इसको आपने टेढ़ा कर दिया तो टेंशन ठीक वर्टिकल काम नहीं कर रहा, बल्कि टेंशन इंक्लाइन काम कर रहा, ऐसे काम कर रहा बेटा। अब ये लाइन और यहां पर एक वर्चुअल लाइन बना लो, यहां पर एक वर्चुअल लाइन बना लो, ध्यान से देखो, तो ये दोनों पैरेलल लाइन है और उनको एक ट्रांसवर्सल काट रही। तो अगर ये 45 है बच्चों, तो ये एंगल भी 45 होगा। टेंशन मैं यहां से हटा रहा हूं बेटा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, टेंशन ऐसे काम करेगा। तो दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रांसवर्सल लाइन काम करेगी, तो ये 45 तो ये 45 और टेंशन ऐसे काम करेगा। अब टेंशन हो गया टेढ़ा, फिजिक्स कहती कोई भी टेढ़ी क्वांटिटी हो, इंक्लाइन क्वांटिटी हो, कर लो उसके कंपोनेंट। तो टी का एक कंपोनेंट जहां से 45 बनेगा वो आ जाएगा टी का cos 45, टी का cos 45, और दूसरा कंपोनेंट बेटा आ जाएगा टी का cos 45, दूसरा आएगा टी का sin 45। अब बहुत साफ सुथरा दिखाई दे रहा कि अगर ये बॉब जिस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा, जो हवा में जाकर के टंग गया, अगर ये बॉब, सॉरी बेटा ये बॉब यहां नहीं, बॉब की लोकेशन एक्चुअली यही कहीं है, ये तो वो पॉइंट है जहां फोर्स अप्लाई हुआ, ठीक। तो ये धक्का लगा, धक्का लगने से ये बॉब की जो रस्सी है वो रस्सी टेढ़ी हो गई, बॉब ऐसे लटक रहा। तो पहले बॉब टी बराबर mg से बैलेंस था, अब टी टेढ़ा, तो टी के दो कंपोनेंट, टी का cos 45, टी का sin 45। टी का cos 45 बैलेंस करेगा बॉब के वेट को। बॉब का वेट कितना था बेटा, पहले ही आप कैलकुलेट कर चुके हो, ये रहा 100 न्यूटन। और टी sin 45 टेंशन का एक कंपोनेंट मैनेज करेगा आपके अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स को, क्योंकि आपसे कहा गया है कि अगर सस्पेंडेड मास अभी भी कैसा है बेटा, सस्पेंडेड मास सिस्टम अभी भी कैसा है, इक्विलिब्रियम। सो इफ इट इज इन स्टिल इक्विलिब्रियम पोजीशन, सो इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ही होता है बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है, बहुत सारे बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है बेटा, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। संतुलन का मतलब जिस ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन जिस पर बॉडी पर काम करने वाला नेट फोर्स 0 हो। नेट का मतलब हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स 0 हो, वर्टिकल नेट फोर्स 0 हो। हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स 0 होगा अगर एफ टी साइन थीटा से मल्टीपल मैनेज हो जाए, और वर्टिकल नेट 0 होगा अगर mg टी cos 45 से मैनेज हो जाए। तो मैं लिख रहा हूं एट इक्विलिब्रियम F net on system is equal to 0, F net on system is equal to 0। तो आप लिख सकते हो बेटा F horizontal is equal to 0 as well as F vertical is also equal to 0। F horizontal 0 को, तो F horizontal में आगे कौन काम कर रहा है, F, और इधर कौन रहा है, T sin 45 is well balanced by F, आपके अप्लाइड फोर्स से बैलेंस हो गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल भी नेट 0 होगा, तो वर्टिकल बेटा T cos 45, यहां से देखो T cos 45 ऊपर काम कर रहा है, नीचे कौन काम कर रहा है, mg यानी 100 न्यूटन, mg 10g 100, दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, T से T खत्म हो जाएगा, T हमको चाहिए भी नहीं बेटा। sin 45 upon cos 45 is equal to tan 45, tan 45 that is equal to f by 100, tan 45 is equal to 1 is equal to f by 100। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कुछ बच्चे अपने सर पे हाथ रख रहे हैं, ये क्या कर लिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन f is equal to 100, 100 न्यूटन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे बच्चों ऐसे कर लो, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 1/√2 से 1/√2 को कैंसिल, मैथ्स कहती ऊपर नीचे बराबर बराबर, तो यहां भी ऊपर नीचे बराबर बराबर, तो f बराबर 100, 100 100 100 100 100। विमलेश, आलोक, सुरभि, विमलेश, अंजलि, शिप्रा, मोनिका, कल्पना, रोहित, प्रियंका, अपराजिता, मिस्टर स्मार्ट, संध्या, संजना, स्नेहा, सैम, स्नेहल, उपाध्याय,
संपागोरी, साक्षी एंड ऑल, कैन वी अप्लाई लामी, बिल्कुल सही बेटा, आप लामीज थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। यस साक्षी, वी कैन अप्लाई लामीज थ्योरम। ऑप्शन डी दिख नहीं रहा है। अरे बेटा क्यों भटक रहे हो, ऑप्शन डी की आवश्यकता भी नहीं। चले बेटा, संपागोरी, आई फर्स्ट केम इन योर क्लास, मोस्ट वेलकम बेटा, बहुत बहुत स्वागत है। वैशाली सोल्स, चलो बेटा लामीज थ्योरम नहीं पता तो कोई अभी आवश्यकता नहीं उसकी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चले बेटा, डन सर, शुक्रिया अंजलि, आगे चलते हैं बेटा। बच्चों थीम समझ में आई? एक छोटा सा मैं जैसे कि ओवरव्यू लेता हूं, ओवरव्यू ले रहा हूं बेटा। सपोर्ट mg हॉरिजॉन्टल, पहले t और mg बैलेंस थे, पहले t और mg बैलेंस थे, हॉरिजॉन्टल धक्का लगने के बाद ये इंक्लाइंड हो गया, यहां कहीं हॉरिजॉन्टल धक्का लगा, ऐसे कहते हैं बेटा कि यहां कहीं धक्का लगा था इस पॉइंट पर, तो यहां से बाकी धागा लटक रहा है, मगर धागे का इंक्लाइनेशन बन गया लेट अस सपोज 45 डिग्री, तो धागे का टेंशन अब दो तरीके से मैनेजमेंट करेगा। टेंशन का एक कंपोनेंट इसे बैलेंस करेगा और टेंशन का दूसरा कंपोनेंट अप्लाइड फोर्स F को बैलेंस करेगा। तो वर्टिकल बैलेंसिंग का इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल बैलेंसिंग का इक्वेशन दोनों कंपेयर कर दिया, ऑप्शन बी पार्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो भाई, लास्ट ऑप्शन देख लो, 80 kg है, मैं यही लिख दे रहा हूं बेटा, लास्ट ऑप्शन इज 80, आप कंफ्यूज ना हो, लास्ट ऑप्शन 80 kg डी पार्ट, ताकि आप बाद में भ्रमित ना हो। लास्ट डी पार्ट इज 80 kg, डन बेटा, चलते हैं। अ मैन इज स्टैंडिंग ऑन द वेइंग मशीन placed in a lift. When stationary, his weight is recorded as 40 kg. If the lift is accelerated upward with an acceleration of 2 meter per second square, then the weight recorded by the machine will be. बच्चों आपको एक बात पता होगी कि जब भी हम कभी वेइंग मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो सपोज करो कोई प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर ये वेइंग मशीन है आपकी, ये आपकी सपोज करिए बेटा वेइंग मशीन है ये, और ये आप इसके ऊपर स्टैंडिंग कंडीशन पे ऐसे, तो आप अपने वजन से मशीन को करते हैं प्रेस, और प्रेस करके करते हैं प्रेसिंग एक्शन, मशीन आपको बदले में ऑफर करती है इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, तो आप जो फील करते हैं वो नॉर्मल रिएक्शन को फील करते हैं, यानी हम अपना वजन महसूस इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि जिस सरफेस से हमारा कॉन्टेक्ट, हम उस सरफेस को प्रेस कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्रेसिंग एक्शन, हमें मिल रहा है इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन, तो हम नॉर्मल रिएक्शन को ही फील कर पाते हैं, राइट। अब आगे चलिए समझिए ध्यान से, एक जनरल बात करें तो अगर कोई स्टेशनरी सिस्टम है, तो स्टेशनरी सिस्टम में वेइंग मशीन के नीचे की तरफ लगने वाला जो फोर्स है वो mg है, और अपवर्ड लगने वाला फोर्स बच्चों नॉर्मल है, और दोनों मिलाकर के बॉडी अगर स्टैटिक है तो F और mg नीचे की तरफ माइनस नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और नेट फोर्स ऑन दिस मशीन इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, राइट। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन फ्रेम करने का दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन में दूसरी बात क्या कही गई है, कह रहा है कि अगर मैन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन अ लिफ्ट स्टेशनरी कंडीशन, तो पहली कंडीशन आपकी लिफ्ट स्टेशनरी है, और अगर लिफ्ट स्टेशनरी तो ये रखी उस पर वेइंग मशीन, ये खड़े इस पर जनाब पर्सन, नीचे कौन काम कर रहा है mg, ऊपर पर्सन पर कौन काम करेगा नॉर्मल, लिफ्ट का अपवर्ड डाउनवर्ड कोई मोशन नहीं हो रहा, ना लिफ्ट अपवर्ड जा रही है ना डाउनवर्ड जा रही, नेट एक्सेलरेशन गोज टू 0, स्टेशनरी कोई मतलब ही नहीं, वेलोसिटी 0 है, तो यहां से एक कंडीशन आ गई नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड माइनस mg डाउनवर्ड इज इक्वल टू 0, सो n बराबर mg, पहली इक्वेशन। पर्सन को जो नॉर्मल रिएक्शन महसूस होगी बेटा, यही उसका एपरेंट वेट है। देखो रियल वेट कभी चेंज नहीं होता,
रियल वेट हमेशा mg रहता है, पर्सन को फील होने वाला वेट उसकी नॉर्मल रिएक्शन बताती है, तो नॉर्मल रिएक्शन उसका एपरेंट वेट दैट गोज टू mg। कह रहा है कि अब अच्छा वेइंग मशीन ये रिकॉर्ड भी करती है, वेइंग मशीन मैं लिख दे रहा हूं इस बात को भी कि जो वेइंग मशीन होती है बच्चों, वेइंग मशीन एपरेंट वेट ही रिकॉर्ड करती है, लिख दे रहा हूं इस बात को ऐसे लिख रहा हूं जैसे बोल रहा हूं, एपरेंट वेट ही रिकॉर्ड करती है। अच्छे से पढ़ लो, इसे याद कर लो, स्टेटमेंट बड़ा काम का है कि वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन का मेजरमेंट करती है और नॉर्मल रिएक्शन एपरेंट वेट होता है। इसका मतलब वेइंग मशीन एपरेंट वेट ही मेजर करती है, रियल वेट मेजरमेंट नहीं करेगी। हाँ स्टेशनरी है तो रियल वेट आ जाएगा, इट्स बाई चांस। तो मैन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट वेट इट इज स्टेशनरी द वेट रिकॉर्डेड इज 40 kg। तो जब ये स्टेशनरी है तो ये वेट आया था 40 kg, तो 40 kg का मतलब मास की जगह 40 और जी ये फोर्स है 40 जी, डन। जी नॉट फॉर ग्राम, जी फॉर द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। कह रहा अगर यही लिफ्ट अपवर्ड एक्सीलरेट हो जाए, अब बेटा यहां से सूडो कॉन्सेप्ट आ जाता है, हेल्प कर दें, हालांकि एक ही लाइन बता देंगे कि कोई भी फ्रेम अगर पहले यहां थोड़ी सी थीम मान दे बेटा, थोड़ी सी थीम बेटा, मैं टाइम ब्रेक लूंगा, जरा सा ब्रेक ले रहा हूं क्वेश्चन से, आप प्लीज डिस्कनेक्ट ना हो, शुरू से एसोसिएट कर लेंगे। दो तरह के फ्रेम हो सकते हैं, सपोज करो इसे कोई फ्रेम है, लेकिन यही रफ कर देंगे। अगर ये फ्रेम रेस्ट में है, अगर ये फ्रेम रेस्ट में है तो कोई बात ही नहीं, सूडो का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अगर ये फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो भी सूडो का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो फिर सूडो का कॉन्सेप्ट कब आएगा? जब भी कोई हमारे पास नॉन इनर्शियल फ्रेम होगा। कैसा फ्रेम होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब बेटा ऐसा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन हो, यानी जीरो ना हो, ऐसा फ्रेम जिस पर एक्सेलरेशन नॉन जीरो है, ऐसा फ्रेम जिस पर एक्सेलरेशन है। अरे नॉन जीरो है का मतलब जीरो नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक बेटा। तो हमारे पास एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ए एक्सेलरेशन के साथ ऐसे जा रहा है, अगर सपोज करो हमारे फ्रेम का एक्सेलरेशन ए है और हमारा फ्रेम ए एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा, तो ये रही आपकी बॉडी, या सपोज करो हम ऐसा कह दें कि हमारा फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन है यानी नॉन जीरो है, वो अपवर्ड जा रहा, अंदर कोई मास रखा है m, तो इस मास m को एक स्यूडो एक्सपीरियंस होगा, और स्यूडो एक्सपीरियंस स्यूडो फोर्स के फॉर्म में होगा, और स्यूडो फोर्स हमेशा बॉडी पर जब भी कभी काम करेगा तो स्यूडो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू F बराबर ma, जहां m मास ऑफ बॉडी है और a फ्रेम का एक्सेलरेशन, a इज एक्सेलरेशन। मैं इस बात को और अलग से लिख दे रहा हूं कि m इज एक्चुअली mass of body, m is actually mass of body and a is nothing but it is acceleration of frame। बहुत धैर्य समझो सारी बातें। हमारे पास एक फ्रेम और डब्बा, लिफ्ट, कुछ भी ले लो, वो ऊपर की तरफ जा रहा, किसी एक्सेलरेशन के साथ रफ्तार बढ़ाते हुए जा रहा, किसी एक्सेलरेशन के साथ रफ्तार बढ़ाते हुए नीचे जा रहा, कहीं भी जाए मतलब उसमें एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा। तो एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करने वाले फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल कहते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम के रखे अंदर हर ऑब्जेक्ट को एक स्यूडो एक्सपीरियंस होता है, और वो स्यूडो एक्सपीरियंस उसको स्यूडो फोर्स के फॉर्म में होगा, और स्यूडो फोर्स का फार्मूला F बराबर m, अरे फोर्स का फार्मूला बेटा F बराबर ma होता ही होता है। m बॉडी का मास है और a फ्रेम का एक्सेलरेशन है, बस एक फर्क होगा कि जो स्यूडो एक्सपीरियंस है वो फ्रेम के मोशन के अपोजिट होगा। सपोज करो फ्रेम का मोशन अपवर्ड हो रहा है तो स्यूडो एक्सपीरियंस डाउनवर्ड होगा। बस इतनी सी बात है, स्यूडो कॉन्सेप्ट की केवल इतनी सी बातें। क्या इतनी बातें क्लियर है बेटा? इतनी बातें क्लियर है? बस इसे रफ कर रहा हूं बेटा, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं, ये बातें सब काम की। अब लेफ्ट पर आ जाओ, वापस लेफ्ट पर आ जाओ, जिस पर क्वेश्चन चल रहा था वापस लेफ्ट पर आ जाओ। डी पार्ट 80 था बेटा, डी पार्ट 80 था। अब देखो दूसरी कंडीशन, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो जाए अपवर्ड 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इस बात को तुरंत अप्लाई करते हैं, ये वही लिफ्ट वाला फ्रेम, अपवर्ड जा रही है लिफ्ट, कितने एक्सेलरेशन के साथ? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ। क्या एक्सेलरेशन है? क्या ये इनर्शियल है कि नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। क्या अंदर रखी बॉडी को स्यूडो महसूस होगा? बिल्कुल महसूस होगा। तो ये रही बच्चों वेइंग मशीन, ये रहा उसके ऊपर पर्सन, राइट, नीचे की तरफ लगेगा पर्सन का मास mg, राइट, साथ ही साथ पर्सन पर नीचे की तरफ एक स्यूडो फोर्स और लगेगा, कितना लगेगा? ma, m पर्सन का मास, बॉडी का मास, और a फ्रेम का एक्सेलरेशन। अब दोनों फोर्सेस नीचे की तरफ, लेकिन मशीन इन दोनों को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगी ऊपर की तरफ। तब इस बात को लिख सकते हो नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड
normal reaction upward is well balanced by mg plus ma downward is equal to mg plus ma downward, राइट। n तो n रहेगा बेटा, m कॉमन ले लो, डब्बे के अंदर g प्लस a, अगर g 10 है, a कितना है, सही है बेटा ए, ठीक है। m कॉमन ले लो, g की जगह 10 और a की जगह कितना बेटा 2, तो 10 2 12, तो n बराबर बेटा मास कितना था 40, नहीं m का आइडिया नहीं है, क्या कर रहे हैं यार। स्टेशनरी कंडीशन पर n यानी रीडिंग या अपीरेंट वेट 40 g आ रहा था, m की जगह 40, g की जगह g, और इस कंडीशन पर सब सही है, n हमारा mg प्लस a आ रहा, राइट। n हमारा मास नेवर वेरीज 40, या बेटा ऐसा कर ले 40 जी को पूरा ब्रेक करो, कितना आ जाएगा 40 और जी का मतलब बेटा 10, यह आ जाएगा 400 न्यूटन, यहाँ कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 40 और जी की जगह बेटा जी 10 10 2 12 और 12 चौक 48, 480 न्यूटन, राइट 480 न्यूटन। अभी बेटा जो न्यूटन में आया है ये वेट आया है, वेट को ग्रेविटी से यानी जी से डिवाइड कर दो, आप इसको ऐसे भी सकते हो, ये 48 किलोग्राम फोर्स ये भी कह सकते हो, सो 48 kgf आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट बेटा, हालांकि थोड़ी सी लैंग्वेज गड़बड़ दी गई है, मास 4 kg होगा बेटा, m इज इक्वल टू 4 kg होगा और g की जगह फिर हम 10 लेंगे, ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। मैन स्टैंडिंग, फिर से एक बार देख लेते हैं बेटा, मैन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड इन अ लिफ्ट व्हेन स्टेशनरी, जब स्टेशनरी है तो उसका जो वेट रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है 40 kg। अब देखो बेटा यहाँ दिक्कत है, जो वेइंग मशीन वेट रिकॉर्ड करेगी, तो अगर वेट रिकॉर्ड करेगी तो वेट एक फोर्स है और फोर्स का मेजरमेंट न्यूटन में होना चाहिए, तो 40 kg जो उन्होंने दे दिया है वो एक्चुअली 4g की वैल्यू देती है, जो मशीन रिकॉर्ड कर रही 40 kg वो 4g की वैल्यू देती है, तो यहाँ अगर 4g हो जाएगा तो यहाँ 4g प्लस a हो जाएगा, तो 4 तो 4 रहेगा बेटा, g प्लस a फिर से 12 हो जाएगा, तो 12 चौको 48, ये 40 होगा 48 होगा, ठीक है डन। एक बार इसे और प्रैक्टिस कर लेना, हालांकि हमने 40 के हिसाब से किया, गलत नहीं आएगा बेटा। एक्चुअली अगर 40 kg वेट दे रहा है तो वेट मल्टी 40 kg मास है, ये मास का इंफॉर्मेशन है बेटा, मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, तो फोर्स आ गया, ये फोर्स वेट बन जाएगा। यहाँ जो मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी है वो 480 आया, उसमें ग्रेविटी हटाओगे तो 48 आ जाएगा, ऑप्शन तो बेटा एक ही यही सही होगा। हाँ बेटा हमने फोर्स निकाला है, मोनिका बिल्कुल सही बात है, हमने फोर्स कैलकुलेट किया है, फिर फोर्स में ग्रेविटी हटा दो, अरे यार बेटा फोर्स इज सेम एज वेट ऑफ बॉडी mg, अभी फोर्स आ गया बेटा 480 न्यूटन, अब इसमें से ग्रेविटी रिमूव करो, ग्रेविटी हटाओ, m इज इक्वल टू 480 अपॉन g, g की जगह 10, 0 0 कैंसिल, आ गया 48, राइट। हाँ मास एंड वेट आर क्वाइट डिफरेंट क्वांटिटी, चलो बेटा कोई बात नहीं, अभी उलझा रहा क्वेश्चन, परेशान कर रहा, हालांकि तरीका यही सही है कि नॉर्मल और mg आपस में, एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं पूरे क्वेश्चन का, कि जब मैन स्टेशनरी लिफ्ट पे था, व्हेन पर्सन वाज इन स्टेशनरी लिफ्ट, जब स्टेशनरी लिफ्ट पे था तो स्टेशनरी लिफ्ट में नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड और पर्सन का mg डाउनवर्ड एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। अब यहां से ये भी लिख सकता हूं बेटा कि n अपवर्ड इज सेम एज, इस mg की जगह टोटल लिख दो, पर्सन का जो वेट रिकॉर्ड हुआ पूरा 40 लिख दो, 40 इसको लिखो बेटा kgf लिख दो, किलोग्राम फोर्स, सही तरीका वैसे यही है। अब जब लिफ्ट, ये स्टेशनरी कंडीशन की बात है, स्टेशनरी कंडीशन की बात, राइट।
अब यही जब ये एक्सेलरेट होने लगी ऊपर, तो फोटो देख लो बेटा, जब लेफ्ट ऊपर एक्सेलरेट होगी तो इसके अंदर रखे हर पर्सन पर स्यूडो लगेगा नीचे की तरफ, तो एक स्यूडो आएगा प्लस बॉडी का वेट तो काम करेगा ही करेगा, और दोनों मिल करके, दोनों डाउनवर्ड मिल करके नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस होंगे। तो यहां जाएगा n ऊपर की तरफ बराबर mg प्लस ma दोनों नीचे की तरफ, राइट। तो n बराबर mg की जगह बेटा 40। अब देखो लॉजिकली समझो, इस स्टेशनरी कंडीशन में 40 kgf जो बॉडी का वेट था उसे mg से कंपेयर करोगे तो g 10 होता है, 10 में 0 से 0 खत्म होगा तो m बराबर 4 kg आ जाएगा। तो मास 4 kg है, वेट 40 न्यूटन। लैंग्वेज थोड़ी सी गड़बड़ है बेटा, अब इसमें हमारी कोई फॉल्ट नहीं। वेट जो रिकॉर्ड हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन केजी में थोड़ी होगी, वेट की इंफॉर्मेशन तो न्यूटन्स में होनी चाहिए, राइट। चलो लगभग आखिरी सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन बेटा। इस टाइप का जो वेट वाला क्वेश्चन था, परेशान मत हो, एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर देंगे, है ना, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। देखिए जरा सा, एक क्वेश्चन स्यूडो कॉन्सेप्ट का अलग अलग लिफ्ट की सिचुएशन लेकर के और डिस्कस कर देंगे, राइट। पहले से देखिए आप, क्वेश्चन कह रहा है कि पार्टिकल ऑफ मास m इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स F व्हिच इज गिवन बाय एम्पिरिकल लॉ F बराबर R अपॉन t स्क्वायर इनटू vt। If this law is to be tested experimentally by observing motion starting from rest, the best way to plot। कह रहा है कि भैया, क्वेश्चन समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन कह रहा है भैया, अगर F किसी बॉडी पर ये बॉडी, इस बॉडी पर लगने वाला मास, इसका जो मोशन रिकॉर्ड करना शुरू किया t बराबर 0 पर, और इस पर जो एक्टिंग फोर्स है, जो इस पर काम करने वाला फोर्स है, उस फोर्स की इंफॉर्मेशन दी गई है कि F is given as R upon t square and within bracket V, R upon t square and V as a function of time, V for the velocity। हालांकि स्पष्ट करना चाहिए। तो कह रहा है कि पार्टिकल का मास है m, पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स लगा F, उस एक्सटर्नल फोर्स की इंफॉर्मेशन R upon t square Vt। This law is to be tested experimentally by observing the motion starting from rest। और एक अच्छी बात यह कि इस बॉडी ने मोशन रेस्ट से स्टार्ट किया है, ठीक। कह रहा था बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट। हमको ज्यादा कुछ नहीं आता, हमें ये नहीं पता कि ग्राफ किसके बीच बनेगा। हम बता दें, ग्राफ दो होते हैं बेटा, ग्राफ दो होते हैं बेटा। सौरभ अग्रहरी, अभिनव श्रीवास्तव बहुत समझाते हैं सर आप। चलो अब एक छोटा सा इसमें दिमाग में बात ये रखनी है कि ग्राफ दो चीजों का बनता है। ग्राफ एक तो ग्राफ बनेगा एक्सपेरिमेंटल बेसिस, उसका कोई फार्मूला नहीं होता, और दूसरा ग्राफ बनता है बेटा फार्मूला बेसिस। फार्मूला बेसिस का मतलब ऐसा ग्राफ जो फार्मूले की हेल्प से बन जाए। फॉर एग्जांपल, कोई एक्सप्रेशन अगर y प्रोपोर्शनल टू x टाइप का आया तो उसे देख करके गेस किया जा सकता है कि y और x के बीच में लीनियर इक्वेशन है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन टाइप का बनेगा। दूसरी वैरायटी हो सकती है बेटा कि कोई ग्राफ, अगर जैसे प्रिज्म के एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन का ग्राफ एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, तो कुछ ग्राफ एक्सपेरिमेंटल होंगे, कुछ ग्राफ फार्मूला बेस होंगे। तो यहां जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो फार्मूले से दी गई है, तो हम फार्मूला ही निकाल सकते हैं। अब फार्मूला किसके बीच आएगा, या ग्राफ किसके बीच बनेगा, प्लॉटिंग किसके बीच होगी, ये बात डिसाइड करेगा कि अल्टीमेट फार्मूला क्या आया। अल्टीमेटली फार्मूला क्या है, राइट। आइए देखते हैं क्या है फार्मूला अल्टीमेटली। तो बॉडी पे लगने वाले फोर्स की इंफॉर्मेशन है, और हमको कुछ करके बॉडी के बाकी सब पैरामीटर्स तक पहुंचना है। तो देखो बच्चों, अगर हम F की बात करें, सो F इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज dp अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मैं इस बात को हटा रहा हूं, ये फोटो हम केवल दिखाने के लिए, फील करने के लिए लिखी थी। अब यहां इंफॉर्मेशन दी गई बेटा, F इज इक्वल टू R upon t square, V as a function of time, R upon t square and V as a function of time, right। R फोर्स की जगह dp upon dt, R constant upon t square, V as a function of time। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, तो बन जाएगा बेटा dp। अच्छा, dp को ब्रेक कर सकते हो, चूंकि dp के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। dp मीन्स चेंज इन मोमेंटम, तो dp मीन चेंज इन मोमेंटम, ये बन जाएगा m मल्टीप्लाई बाई dv अपॉन dt।
अरे भाई कौन सी बड़ी बात है, मोमेंटम को लिखा, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, मास कांस्टेंट बाहर आ गया, डीवी अंदर फंस गया, बराबर बन जाएगा बेटा आर अपॉन टी स्क्वायर एंड वेलोसिटी, हर बार यही ब्रैकेट लग जाता है, वी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बोलो बेटा, बिल्कुल ठीक है। अब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम को बिल्कुल आप अन्यथा ना समझें। अरे बच्चों कोई वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऐसे करके दी होगी, मान लो फॉर एग्जांपल टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 2, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है तो वो वेलोसिटी ही है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो लिखने का तरीका है, ये वेलोसिटी है। तो एम यहीं रोक लो, डीवी अपॉन वी ले आओ, वीटी का मतलब वी है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, आर मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन टी स्क्वायर, करो इंटीग्रेशन, एम कांस्टेंट है बेटा, राइट, इसे हटा दे रहे हैं बेटा, यहां कैलकुलेशन करने के लिए जगह मिल जाएगी, राइट। एम कांस्टेंट है, डीवी अपॉन वी क्या बन जाएगा, आपको याद होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स, बस वही फॉर्मेट है। एम कांस्टेंट, नेक्स्ट स्टेप एम कांस्टेंट एंड dv अपॉन v इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज log v, ऑप्शन दिखने लगा होगा, log v लिख सकते हो, log या log v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बराबर r कांस्टेंट है और t स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे t की पावर -2 बनेगा, और t की पावर -2, बहुत ध्यान से देखो, अरे बच्चों 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 बच्चों, इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, m कैसा कांस्टेंट, dv अपॉन v का इंटीग्रेशन log v, r कैसा कांस्टेंट, dt अपॉन टी स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे t की पावर -2 dt, इसी में कर देंगे बेटा, dt पावर में एक कम करो, -2 + 1 अपॉन -2 + 1, राइट। तो t की पावर बेटा -2 में 1 चला गया, -1 अपॉन बचा -1, सो आंसर इज इक्वल टू माइनस रहेगा, और t की पावर -1 को नीचे ले आओ, दैट इज 1/t, सो t पावर -2 का अल्टीमेट सोल्यूशन -2 + 1 अपॉन -2 + 1, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, सो माइनस और t की पावर -1 का मतलब 1/t, रफ कर दो बेटा ऐसे, तो मैं स्टेप को रफ कर रहा हूं, अल्टीमेट आंसर कम्स आउट टू बी m log v इज इक्वल टू r और t की पावर बेटा -1 विद -1 साइन, तो इसे अल्टीमेटली बेटा यहां लिख सकता हूं मैं, इसे अल्टीमेटली यहां लिख सकता हूं -r और t की पावर -1 को नीचे ले आओ 1/t, राइट। अब बाकी अब चाहो तो इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट भी आ सकता है, आप समझना बात को, ये कौन है m log v, अब जरा पकड़ना ग्राफ किसके किसके बीच बनेगा, तो ग्राफ ध्यान से देखो किसके बीच बनना, ये कौन है, ये log v वाला फंक्शन है, m हटा दो चाहो तो हटा दो, log v, और ध्यान से देखो तो ये कौन है 1/t, तो log v और 1/t के अगेंस्ट बनेगा, log v अगेंस्ट 1/t, इनके बीच ग्राफ बनेगा। हमने कहा ना जिनका रिजल्ट जिनका फार्मूला आ जाएगा, सौरभ अग्रहरी करेक्ट, ठीक है, वेरिएबल डिपेंडेंट, ठीक है बेटा ठीक है, आशुतोष ए पार्ट, साक्षी log v वर्सेस बेटा log v प्रोपोर्शनल टू 1/t। अच्छा अगर मुझसे कोई पूछ ले बेटा, इफ समबडी आस्क्स मी कि log v और t के बीच रिलेशन कैसा है, log v और t के बीच रिलेशन, तो log v और 1/t, आई रिपीट log v और t इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन log v और 1/t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो log v सपोज करो एक एक्सेस पर log v ले ले, एक एक्सेस पर log v ले ले, एक एक्सेस पर 1/t ले ले, तो इनके बीच लीनियर रिलेशनशिप होगा ऐसे कर, ठीक। तो बेटा फोर्स, फिर बता दूं, फोर्स की दी गई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया, फोर्स का रिजल्ट रखा, फोर्स की जगह बेटा dp अपॉन dt रख लिया, दैट इज इक्वल टू जो फंक्शन दिया था रख लिया, dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम का मतलब मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, इससे dv मिल गया, dv v को एक तरफ उठा लाए, t dt को एक तरफ ले गए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया, dv अपॉन v विल बिकम log v और dt अपॉन समथिंग विल बिकम एज अ फंक्शन ऑफ t, तो फंक्शन आ गया log v और t के टर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहला ऑप्शन सही बेटा, नेक्स्ट एंड होप नियरली लास्ट, जेईई मेंस 19 का सवाल, क्वेश्चन नंबर, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड टेकन एज पॉजिटिव जेस एक्सिस फ्रॉम द ग्राउंड, द करेक्ट मोमेंटम हाइट वेरिएशन, मोमेंटम हाइट वेरिएशन, ग्राउंड लेवल से
m मास की बॉल को v वेलोसिटी के साथ या u इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका गया। जिस वक्त फेंका गया उस वक्त डाउनवर्ड एक्सेलरेशन के तौर पर ग्रेविटी काम कर रही थी। ये किसी अपवर्ड h हाइट तक जाएगा, हियर समवेयर, अल्टीमेट इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, राइट। अच्छा, मोमेंटम, तो फेंकते वक्त इसका मोमेंटम कितना था, p, और p बराबर mu। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0, तो मैक्सिमम हाइट पर मोमेंटम 0। तो किसी जनरल पॉइंट पर पकड़ लो इसे बेटा, किसी जनरल पॉइंट जहां इसकी वेलोसिटी कोई v रही हो या अल्टीमेट वेलोसिटी को v डैश मान लो, यहां v वेलोसिटी रही हो, तो यहां इस वक्त इसके पास मोमेंटम है p बराबर mv, राइट। अब देखो जरा सा, अच्छा इसके पास कोई जनरल हाइट अगर मान ले, इसके पास कोई जनरल हाइट मान ले, h हाइट मान ले, तो इस वक्त जो इसके पास मोमेंटम उसको लिखना सीखो। लिखो इस मोमेंटम को, तो लिख सकते हो बेटा आप कि अब v स्क्वायर, अरे भाई सिंपल बात, हम मेरी बात समझिए, आपने m मास की बॉल को इनिशियल वेलोसिटी u देकर के ऊपर की तरफ फेंका, यानी आपने मोमेंटम ऑफर किया। मोमेंटम ग्रेविटी की वजह से कम 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 0 हुआ। आपने किसी जनरल h हाइट पे पकड़ लिया, उस वक्त उसकी वेलोसिटी v थी, उसका मोमेंटम p बराबर mv था, राइट। अब इतनी यात्रा को गौर करो, इनिशियल वेलोसिटी u है, इस यात्रा की फाइनल वेलोसिटी v है, ग्रेविटी g है, हाइट h है, तो लिख सकते हैं v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस 2gh। ये बात पता है ना? अरे भाई वेलोसिटी अपवर्ड है प्लस, ये वेलोसिटी भी अपवर्ड है प्लस, और ग्रेविटी डाउनवर्ड है इसलिए माइनस, और फाइनल लोकेशन इस लेवल से ऊपर की। याद करो हम लोगों ने जब मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था तो कहा था कि प्रोजेक्शन पॉइंट से ऊपर जाओगे तो प्लस, प्रोजेक्शन पॉइंट से नीचे तो माइनस। तो प्रोजेक्शन पॉइंट से ऊपर h गए हो तो h प्लस ले लिया, ग्रेविटी डाउनवर्ड है तो माइनस ले लिया, राइट। अब इस बात को समझो, ये क्या लिखा है, ये वेलोसिटी लिखी है, इस बात को ऐसे लिखो, इस बात को लिखो ये मोमेंटम है, तो मोमेंटम एट एनी इंस्टेंट का स्क्वायर। अरे भाई मोमेंटम क्या मतलब है? मोमेंटम का मतलब बेटा मास, मोमेंटम का मतलब बच्चों मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी से है। तो वेलोसिटी का मतलब किससे? मोमेंटम अपॉन मास से है। वेलोसिटी का मतलब तो मोमेंटम अपॉन मास से है। तो इस वक्त मोमेंटम, इसको मान लो p, इस वक्त मोमेंटम इसको ये भी, अरे भाई p सेम थोड़ी रहेगा, यहाँ p बराबर mv है और यहाँ p बराबर mu है, तो यहाँ p इनिशियल, इसे p फाइनल मान लो, इसको p मान लो या p रहने दो। तो v स्क्वायर की जगह बेटा, v स्क्वायर इस यात्रा का v स्क्वायर की जगह लिख रहा हूं बेटा, वहां से देखो v स्क्वायर की जगह p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर बराबर u मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन मास का स्क्वायर माइनस 2gh, राइट। अब ग्राफ किसके छोड़ो, बस रिजल्ट बन गया, फार्मूला बन गया। हमने कहा ना ग्राफ के लिए या तो फार्मूला चाहिए तो एक्सपेरिमेंट चाहिए, ग्राफ के लिए या तो फार्मूला या तो एक्सपेरिमेंट। तो एक एक्सेस ले लो बेटा हाइट का, एक एक्सेस ले लो बेटा मोमेंटम का। अब मेरी बात समझो, एक बात तो तय है कि मोमेंटम जो किसी, बहुत ध्यान समझना, ये कौन सा मोमेंटम है? ये वो मोमेंटम है जो आपने किसी इंस्टेंट पर ऑब्जर्व किया है, ये तो किसी इंस्टेंट पर मोमेंटम का स्क्वायर, किसी इंस्टेंट पर मोमेंटम का स्क्वायर या किसी इंस्टेंट पर मोमेंटम की 2 पावर उस हाइट की 1 पावर के, तो p और h के बीच में ध्यान से देखो तो p की 2 पावर प्रोपोर्शनल है h की 1 पावर के, तो 2-1 पावर का रिलेशन है, तो स्ट्रेट लाइन तो होने से रहा, ये गलत ये गलत, दोनों गलत। अब बेटा होगा कैसा? तो होगा कर्व, कर्व में दोनों कर्व है, कर्व में टाइप कैसा होगा? पैराबोला। देखो दोनों पैराबोला बने, ये सेम पैराबोला है, इसे ऐसे कंप्लीट करोगे तो ऐसे पैराबोलिक रिलेशन आएगा, ऐसा कुछ पैराबोला है ना, तो है तो पैराबोला, ठीक है भाई मान गए। अब सवाल ये आता है बेटा, सवाल आता है कि जिसकी 2 पावर उसकी दोनों एक्सिस कवर होंगे, बताने का तरीका है। तो मोमेंटम की 2 पावर, तो मोमेंटम ध्यान देखो ऊपर भी कवर है नीचे भी कवर है, ऊपर भी कवर नीचे भी कवर है, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है। अब सवाल आता है बेटा, अब ये सवाल आता है कि ग्राफ कौन सा सही, 3rd नंबर की 4th नंबर? तो 3rd नंबर 4th नंबर डिफरेंस ये है कि 3rd नंबर ग्राफ निगेटिव मोमेंटम से स्टार्ट हुआ है, पॉजिटिव मोमेंटम पे खत्म हुआ है, और 4th नंबर ग्राफ पॉजिटिव मोमेंटम से खत्म शुरू होकर के नेगेटिव मोमेंटम था। तो बेटा अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोगों ने कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव मोमेंटम माना था, तो इनिशियली व्हाटएवर मोमेंटम यू ऑफर्ड इज वाज पॉजिटिव, राइट। एंड फाइनली पहले मोमेंटम कम 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 0, फाइनली फिर से वही नेगेटिव मोमेंटम मिल जाएगा। तो पॉजिटिव मोमेंटम पैराबोलिक फॉर्म में डिक्रीज करते करते 0 होगा और फिर इंक्रीज करते करते माइनस मोमेंटम बन जाएगा। तो पॉजिटिव मोमेंटम डिक्रीज करते करते 0 होगा, फिर नेगेटिव मोमेंटम बन जाएगा। ऑप्शन संख्या 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। वेल रिस्पॉन्ड सब बच्चों ने,
डी डी डी, बिल्कुल सही बात। पी की दोनों एक्सेस कवर होंगी। सब बच्चों ने बिल्कुल सही बात, मैं सबके नाम ले पाऊँ। अभिनव श्रीवास्तव डी पार्ट, अच्छा समझाया। सुरभि गुप्ता, अजय शर्मा, संध्या, रूपम, प्रतिभा, सौरभ, स्नेहा एंड ऑल बच्चा पार्टी। बस बेटा सबके नाम नहीं ले पाएंगे। भरत, भरत क्या हुआ? भरत तुम्हारा आंसर नहीं आया। मिस्टर भरत, अजय शर्मा, पवन, विमलेश, प्रभा, राघवेंद्र, राघवेंद्र क्लियर हुआ बेटा? शाबाश। रोहित वर्मा, संजय, रचना, ठीक है बेटा। आई थिंक इट्स डन। आ गया सर? चलो तो बच्चों ये बेटा लास्ट क्वेश्चन था जे मेंस 19 का। तो ये बेटा कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो मुझे सेलेक्ट करके करवाने थे। अब मैं सोच रहा हूं बेटा कि क्यों ना हम एक लेक्चर और यानी फ्रिक्शन और पढ़ने के बाद फिर जो भी छोटा छोटा काम है, जो भी डीपीपी वगैरह रहेगी सब समेट लेंगे, है ना। तो अभी मेरे पास टाइम है, फटाफट तब तक हम डीपीपी या जो पीडीएफ आपके पास लास्ट वाली थी उसको बच्चों में एक बार चाहूंगा एंड कर दूं। जो आपके पास लास्ट पीडीएफ थी, आई थिंक ये वाली, यस यही थी, यही थी भाई। आ जाओ बेटा, इसमें बेटा हिंट करेंगे, रफ्तार में आ जाओ। पेन ले लो, कॉपी ले लो। ये थैंक यू से काम नहीं चलेगा। अभिनव श्रीवास्तव बाय थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आगे और पढ़ना पड़ेगा। दिव्यांशी सचान इज सेइंग दैट एकदम एकदम क्लास वाली फीलिंग आ रही। हाँ बेटा बिल्कुल आएगी। बेटा सूडो का एक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सूडो का एक बार शुरू से एक्सप्लेनेशन करेंगे। वो जो क्वेश्चन था 40 kg वाला उसको थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, उसी टाइप का एक और क्वेश्चन करा देंगे। पहले उसे फ्रिक्शन के साथ करा दें या आज के टर्म पे डिस्कस कर दें। हालांकि अभी भी हमारे पास 5-7 मिनट का टाइम बाकी है। देखो बच्चों बहुत ध्यान से देखो, फटाफट हम रफ्तार पढ़ाते जा रहे हैं। अब ये मत कहना कि सर आप उड़ गए, ठीक है ना। हालांकि 3 दिन गए थे, आज थर्ड लास्ट डे है, लेकिन बेटा सच्चाई यही कि जब मन से पढ़ाना स्टार्ट करो या क्वेश्चन का लेवल अच्छा हो, डिस्कशन मन से करना शुरू करो, तो कोई भी क्वेश्चन अपने आप में डिस्कस करते वक्त, डिस्कस का मतलब उसको एक्सप्लेन करो, उसके हर एक एस्पेक्ट पर बात करो, तो टाइम टेकिंग बन जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करना, क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। एक क्वेश्चन को घंटों एक्सप्लेन किया जा सकता है और एक क्वेश्चन को विद इन मिनट्स, उसी क्वेश्चन को विद इन मिनट्स सॉल्व किया जा सकता है। सॉल्व करना केवल ऑप्शन तक, आंसर तक पहुंचने की टेक्निक होती है। एट एनी कॉस्ट वी आर टू रीच द आंसर। एक्सप्लेन करने में हर एस्पेक्ट कहां से जुड़ा है ये बात ध्यान देनी पड़ती है। कहां मैथमेटिक्स का इस्तेमाल है, कहां ग्राफ का इस्तेमाल है, कहां 1 पावर 2 पावर, इस तरह से कंपैरिजन वगैरह वगैरह। ठीक है बेटा, चलो देख लेते हैं। 13 क्वेश्चन में कह रहा है कोई क्वेश्चन। हाँ सर इट्स 11 AM नाउ। हाँ आई नो इट्स 11 AM बेटा, और आई थिंक मुझे छोड़ देना चाहिए, वैसे 11 बज गया है। चलो कोई बात नहीं, बस 5 मिनट का समय दीजिए बेटा, इसे हटा दे रहे फटाफट। कल ध्यान से देखो, पार्टिकल पर 3 फोर्स काम कर रहे थे, वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट आया था। इस वाले में ध्यान से देखो, ऊपर का मोमेंटम, ऊपर का इंपल्स, नीचे का इंपल्स, ऊपर का इंपल्स। अल्टीमेट आंसर मेरे साथ शायद 12 आया था, ये हो गया था क्वेश्चन। यहाँ हाइट h से गिराया था, फिर दुगनी हाइट 2h से गिराया था, मोमेंटम चेंज 41% आया था, जो मुझे याद है। एक बॉडी मास m की है, नॉर्मली हिट द रिजिड वॉल, यहाँ से क्वेश्चन करना था। तो एक m मास की बॉडी किसी वॉल को हिट कर रही है v वेलोसिटी के साथ और बाउंस बैक आ रही सेम वेलोसिटी के साथ। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये आपकी रिजिड वॉल है, ये कैपिटल M मास है, वेलोसिटी v के साथ बॉल गई, स्ट्राइक करी। स्ट्राइक करते वक्त इसका मोमेंटम सपोज करो प्लस ऑफ mv है। तो जब बाउंस बैक कर करके यही बॉल वापस आएगी, यही बॉल जब वापस आएगी तो इसका मोमेंटम फिर माइनस ऑफ mv होगा, बिकॉज मोमेंटम इज एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटी। आप इसे और फैंटास्टिक तरीके से लिखना चाहते हैं तो जाते वक्त इसका मोमेंटम मैं लिख सकता हूँ p इनिशियल, और p इनिशियल इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई v, और डायरेक्शन बेटा प्लस ऑफ i कैप, और टप्पा खा के आते वक्त पीछे की तरफ आई, तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू बेटा m मल्टीप्लाई बाई v, डायरेक्शन माइनस i कैप, माइनस ऑफ i कैप। डायग्राम की इंपॉर्टेंस अब खत्म है। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, द इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी, इम्पल्स इज आल्सो equal to force multiplied by time interval. It is also equal to change in momentum, and change in momentum implies p final minus p initial. So p final is equal to minus mvi cap, minus mvi cap, अरे उल्टा वापस आया, minus p initial is plus mvi cap.
सो इट इज प्लस एम वी आई कैप माइनस एम वी आई कैप माइनस एम वी आई कैप 2 बार, सो आंसर माइनस ऑफ 2 इंटू एम इंटू वी इंटू आई कैप। अब ध्यान से देखो, माइनस साइन और आई कैप डायरेक्शन था तो 2mv आ जाएगा। ऑप्शन संख्या सी सही है, चेक कर लो, बिल्कुल सत्य वचन। मोस्ट ऑफ यू हैव डन द क्वेश्चन। कोई बॉडी अंडर फोर्स है, किसी बॉडी पर इतना फोर्स लग रहा है और बॉडी पर इतना एक्सेलरेशन आ गया, तो बॉडी का मास कितना होना चाहिए? बेटा कॉमन सेंस की बात सोचो, फोर्स का पहले निकाल लो मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या है? अरे लगा लो अंडर रूट के अंदर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मीन 6i कैप का स्क्वायर। यार बेटा ये वाला पार्ट हो गया, तो मैं इसे रफ कर दूं, इसे रफ कर दूं बेटा, हटा दे रहा हूं। चलो रफ्तार में, और 5वां सवाल, हम पूरा स्पेस अब 5वें सवाल के लिए इस्तेमाल करेंगे। 5वां, ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स दिस मच, उसमें एक्सेलरेशन आ गया दिस मच। अच्छा फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो मास बराबर हो जाएगा बेटा फोर्स का मैग्नीट्यूड अपॉन एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ध्यान से देखो, तो मास बराबर हो जाएगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करते वक्त क्या तरीका है? तो आप कहोगे आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। बोलते जाओ फटाफट, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आई के कोएफिशिएंट का मतलब 6 का स्क्वायर 36, जे के कोएफिशिएंट यानी 8 का स्क्वायर 64 और के कोएफिशिएंट 100 का स्क्वायर 100। तो 36 प्लस 64 बराबर 100, 100 प्लस 100 बराबर 200। तो ऊपर आ जाएगा 200 अपॉन एक्सेलरेशन की जगह बात करो तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। मास की जगह मास बराबर, अरे 100 तो बाहर आ जाएगा बनकर के 100। अरे 200 को लिख सकते हो बेटा, ध्यान से देखो लिखने का तरीका क्या है, ये बन जाएगा 200 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 100, सही लिख सकते हो ना। 2 तो अंदर फंस जाएगा रूट के, लेकिन 100 10 बनकर के बाहर आ जाएगा। आंसर 10 रूट 2 मास इन टर्म्स ऑफ केजी। है कोई ऑप्शन ऐसा? सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। वहां ध्यान से देखो, जल्दबाजी में आपसे गलतियां हो सकती है। उन्होंने देखो कितनी बदमाशी वाला आंसर दिया है, 2 रूट 10 भी दिया, 10 रूट 2 भी दिया है। अब कम से कम 100 में से 5% जनता ये ऑप्शन टिक करके आएगी। तो जल्दबाजी में गलतियां ना करें, बड़ी मेहनत के साथ सवाल सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 6 की बात करते हैं। देख लो कोई समस्या, कोई दिक्कत परेशानी? यस, 111 आर द ऑब्जर्वर राइट नाउ। 111 लोग वॉच कर रहे हैं, 160 तक संख्या जाती है, 165। चलो ठीक है, लेकिन सभी सस्टेन नहीं कर पाते। शुरुआत में सबके पास जोश रहता है, धीरे धीरे ठंडा, किसी का डेटा खत्म। चलो कोई बात नहीं, मेंटेन योर डेटा ऑल राजा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 पे आ जाओ बेटा। 6 नंबर डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा। और सुनो, कल इस तरह थोड़ी देर और पागल हो जाएंगे, कल हो सकता है 20 मिनट ऐसे ही काम चले, ठीक है ना। चलो 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 सर 3 बताओ। केशव शर्मा सिंह सर 3 बताओ। 3 नंबर बताएं बेटा। ये डिस्कस हो गया था केशव। एक्चुअली बेटा इसमें एच हाइट से गिराया था, मोमेंटम पी आया था। 100% मोर हाइट का मतलब 2h हाइट से गिराओ तो मोमेंटम चेक करो कितना आएगा, फिर मोमेंटम में चेंज निकालो परसेंटेज तरीके से, ठीक बात। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 देखो ध्यान से। करेक्ट सैंड बीइंग ड्रॉप्ड। अब देखो क्वेश्चन संख्या 6 देखिए। हाँ बेटा क्वेश्चन संख्या 6 देखिए। 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बहुत ही बड़ा हो गया, थोड़ा सा इसको और छोटा करते हैं। आ जा बेटा, आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा। हाँ ठीक है, चलो भैया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड बाय फ्रॉम अ कन्वेयर बेल्ट रेट ऑफ m kg per second. The force necessary to keep the belt moving with a constant velocity v will be। अब मेरी बात समझो बेटा, जब भी कभी किसी सिस्टम में, देखो बच्चों फोर्स की आवश्यकता कब पड़ती है? उमेश बदमाशी नहीं, सुनो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है, पहले समझिए, किसी भी सिस्टम में फोर्स की रिक्वायरमेंट, सपोज करो m मास का कोई मैसिव बॉडी है, इस पर आप एक एक्सटर्नल फोर्स ऑफर कर रहे हैं। आप इस पे कोई बच्चों एक्सटर्नल फोर्स ऑफर कर रहे हैं, तो फोर्स इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज इक्वल टू रेट ऑफ change of momentum with respect to time. Now momentum is actually made up of 2 things, so it is d by dt of, और momentum की जगह लिखो बेटा m multiply by v। अब इसका एक्चुअल डिफरेंशियल फॉर्मेट यही है कि फोर्स इज इक्वल टू मास कांस्टेंट है तो वेलोसिटी वेरी कर सकती है टाइम के साथ, या तो फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मास वेरी कर सकता है टाइम के साथ, ये भी तो हो सकता है ना।
तो हम जनरली जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा वो mdv/dt से, कि कोई फिक्स मास है, एक्सेलरेट हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। कभी कभी ऐसा मिलेगा कि कोई फिक्स वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी वाले सिस्टम में मास चेंज हो रहा होगा। जैसे कोई कन्वेयर बेल्ट है, उसमें बालू रखी है, अब बालू लगातार गिरती जा रही, गिरती जा रही, गिरती जा रही, और या फिर बालू या कन्वेयर बेल्ट ऐसे बाईपास कर रही, उसके ऊपर और सैंड गिरा रहे हो, और सैंड गिरा रहे हो, और सैंड गिरा रहे हो, पर सेकंड उसका मास चेंज करते जा रहे हो, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है। तो बच्चों इस बात को समझो, हमारे मन में न्यूटन साहब के सेकंड लॉ के हिसाब से ये फार्मूला चलना चाहिए। 90% सवालों में हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वहां एक्सेलरेशन फैक्टर होता है या वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करती है। जब भी कभी सिस्टम में कांस्टेंट वेलोसिटी की बात आए तो तुम समझ जाना, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन 0, तो पार्ट खत्म। अब बचा बेटा एफ बराबर, सवाल खत्म, एफ बराबर बचा बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय dm अपॉन dt, और धर्स देखो dm अपॉन dt दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट और dm बाई dt बेटा पर सेकंड वेरी करने वाला मास, दैट इज m kg पर सेकंड मल्टीप्लाई बाई m, आंसर खत्म, mv। ए पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, ए पार्ट सब ने बिल्कुल सही। वेरी वेल मास मिस्टर स्मार्ट से लेकर पवन, शिवम, राजपूत, सौरभ अग्रहरी, युवराज, फ्यूचर, डॉक्टर प्रभा सिंह, नाजिया फातिमा, फैजान, हाय न्यूटन, SM, hi everyone, hi SM, welcome to this channel। अवंतिका ए ऑप्शन, पवन ए ऑप्शन, मानसी गंगवार ए ऑप्शन, स्नेहा ए ऑप्शन, चंद्रभूषण वर्मा ए ऑप्शन, प्रभा सिंह ए ऑप्शन, अनुष्का ए ऑप्शन, उमेश कुमार ए ऑप्शन, मानसी ए ऑप्शन, फ्यूचर डॉक्टर ए ऑप्शन, ऑल ऑफ यू हैव सेड ए ऑप्शन, सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी। रेणु देवी हाय सर, हाय बेटा, चले रफ कर दे बेटा, आई थिंक इट्स डन बेटा, अब मुझे छोड़ देना चाहिए, अति हो रही है ना। सो टुमारो ऑन द सेम टाइमिंग वी विल बी हियर, एंड आई एम सो सॉरी बच्चों, मैं रोज कोशिश करता हूं कि यहां तक क्वेश्चन खत्म हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, तकलीफ तो है मुझे। कल सुनो, कल की जो थंबनेल होगी, कल की जो आपका डिस्कशन का थंबनेल होगा, दैट विल बी फ्रिक्शन। देखो बच्चों, हमने जैसे प्रॉमिस किया उसमें थोड़े से, अब हमने कहा ना अच्छा डिस्कशन करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन, या तो क्वालिटी अच्छी कर लो तो क्वांटिटी अच्छी कर लो, क्वांटिटी अच्छी होगी क्वालिटी गिर जाएगी, एक ही चीज मिल सकती है, दोनों चीजों का साइमल्टेनियसली मेंटेन हो सकता है, लेकिन टाइम ज्यादा हो उसमें फिर, ठीक है ना बेटा। तो कल की डेट पर हम लोग फटाफट इसे डिस्कस करेंगे, खत्म करेंगे, कल फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे और इसे फिनिश करेंगे, न्यूटन्स लॉ खत्म करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस पीडीएफ को आपको टेलीग्राम वगैरह में या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा, और आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहें, मन से तैयार रहिए, कल मुलाकात करते हैं बेटा, ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए।